हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। और आज एकदम आवाज जोरदार आई रही होगी, है ना। आज आपके सामने रिकॉर्डेड लेक्चर आ रहा है क्योंकि ज्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है, छोटा सा पोर्शन है। होमोलॉगस सीरीज हो गया, कॉमन नेम्स वगैरह हो गए। कॉमन नेम की वैसे मैंने शीट अपलोड करा दी है, लेकिन कुछ अलग टाइप के कॉमन नेम होते हैं, 2 4 5 अलग टाइप के, तो उसको भी हम कवर करेंगे। और हमारा होमवर्क था उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो रिकॉर्डेड लेक्चर में पढ़ने का आपको तरीका बता देता हूं, है ना। जैसे लाइव में तो साथ साथ चलता है, रिकॉर्डेड में क्या होगा, जैसे मैं एक स्लाइड खत्म करूंगा, थोड़ा साइड हटूंगा, आप पॉज करेंगे, आप नोट करेंगे, फिर आप वापस आएंगे, रिज्यूम करेंगे, है ना। फिर मैं वापस आऊंगा, फिर ऐसे चलेगा। और मतलब ये मान लीजिए कि रिकॉर्ड लेक्चर में ज्यादा कंटेंट आपको मिलता है। अगर मान लीजिए सपोज अगर 1 घंटे या सवा घंटे या 1.5 घंटे का लेक्चर है, तो उससे आपको 1.5 गुना ज्यादा टाइम लगेगा पढ़ने में अपने से, है ना। तो इसलिए लेक्चर का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा नहीं रखेंगे, शॉर्ट ही रखेंगे ज्यादा, है ना। मतलब जैसे होमवर्क अपना हो जाएगा, होमोलोगस वगैरह, ये सब आप आराम से मैनेज कर लोगे, है ना। बस तरीका मैंने बता दिया, वैसे ही चलना। चलिए तो शुरुआत करते हैं भैया। आज का हमारा गोल क्या होने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं भाई साहब होमोलोगस सीरीज, छोटा सा टॉपिक है। कॉमन नेम्स मैक्सिमम मैंने आपको शीट में डाल के दिए हैं, वो आपको धीमे धीमे देखते रहोगे तो याद हो जाएंगे, है ना। स्पेशल आईयूपीएससी नेमिंग, थोड़े अलग टाइप के कंपाउंड्स अगर दिख जाएं तो कैसे करते हैं, और अपन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और एक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक चार्ट है, उसको देख लेंगे। तो आज अपना आईयूपीएससी खत्म हो जाएगा, ठीक है। आज अपना आईयूपीएससी खत्म हो जाएगा, और फिर जब आप वापस आओगे दिवाली के बाद, हम जब मुलाकात कर रहे होंगे, तो आइसोमेरिज्म नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो जो भी आईयूपीएससी का आपका बैकलॉग है, उसको आपको दिवाली वैकेशन में क्लियर करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए भाई, तो होमवर्क डिस्कस कर लें जरा। पहला सवाल क्या कह रहे हैं, पहले क्वेश्चन को गौर से देखिए जरा, यही है वो जिसका तुम्हें था इंतजार, है ना। व्हाट इज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन अ कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस, ठीक है। चलिए भैया बताइए, डी का फॉर्मूला बता दो, क्या होता है, C+1 माइनस एच प्लस एक्स माइनस एन बाई 2। देखो तो 9 और 1 10, माइनस 6 में से 4 गया 2, 2/2, यानी कि 10 माइनस 1 यानी कि 9 आ जाएगा आंसर। यही निकाला आप लोगों ने, आई होप आप लोगों ने यही निकाला होगा। मैं थोड़ा साइड हो जाऊंगा तो आप पॉज कर लेना और लिख लेना, ठीक है। क्लियर है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। आगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बताओ जरा, ध्यान से देखना। CN में मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, CN को, और CHO को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, सही बात है। अब मुझे बताओ कितने पाई बॉन्ड हैं, ध्यान से देख के बताना। 1 पाई, 2 पाई, यहां एक 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 7 8 और एक 9, ये पाई हो गए। रिंग हो गई एक 10 और एक 11 तो इसकी डी आ जाएगी आपकी 11। ध्यान से देख लें, पॉज करके नोट कर लें। आसान है ना, बहुत आसान है यार, बहुत आसान। अरे ये सब तो बना लिए होंगे आपने। अगला सवाल, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला। तो ये नाम लिखे हुए हैं इनके नाम आपको ऐसे रटने नहीं है, धीमे धीमे आपको याद हो जाते हैं, है ना। तो आप इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को देखें और उसके अकॉर्डिंग आंसर कर दें, बताएं जरा। तो सबसे पहले मैं ए वाला बता रहा हूं आपको, ए वाला, इसकी डी क्या आ जाएगी, C+1 यानी कि 27 + 1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन बाई 2। ऑक्सीजन का तो कोई काम ही नहीं होता डी में, है ना। तो 28 माइनस 46/2 कितना होता है बताओ जरा, 46/2, 2 और 3 23, और 23 और 28 का डिफरेंस, 28 और 23 का डिफरेंस 5 हो जाएगा। तो इसकी ड्यू 5 आ जाएगी। ऐसे करते जाओ आप। बी वाला देखो, ड्यू क्या आएगी इसकी, C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन बाई 2, और ये हो गया 15, और माइनस 9 और 5 कितना होता है, 14, है ना। 14/2 7, और ये हो जाएगा 8। बहुत बढ़िया, क्या बात है। सी वाले का बताएं जरा, प्रोस्टाग्लैंडिन का, C20, तो डी आ जाएगा C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन बाई 2। क्या ये बात सही है। तो ये आ जाएगा 20 और 1 21 माइनस 17, 34/2 कितना होता है 17, और 17 और 4 21, 4 आ जाएगा। डी वाले का बताओ, कैफीन का, डी आ जाएगा C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन बाई 2, तो 9 माइनस 8 और 1 9 होता है ना। क्या बात है सर। 10 माइनस 4 6 होता है, 6/2 3 हो जाएगा, और सॉरी 4 आएगा ये,
9 में से 3, अरे यार क्या 6 आएगा ये, देखो कितनी खतरनाक मैथ्स है मेरी। तो 9 में से 3 गया, 6 आ जाएगा। अगला देखो ई वाला कॉर्टिसोन, यहां लिख रहा हूं ई वाला। तो डी क्या आएगी, C+1 यानी कि 21+1 C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N/2। तो ये हो जाएगा 22 माइनस 28/2 14 होता है, और ये 8 हो जाएगा। सही ना, अब सही करी मैंने मैथ्स। हाँ, अगला देखो F एट्रोपाइन, डी हो जाएगा 17+1 माइनस 23 प्लस एक्स माइनस N/2। ओ भैया, भैया रुक जाओ, 17+1 और माइनस H प्लस एक्स माइनस N/2। एक्स नहीं है लेकिन N तो है, तो ये आ जाएगा 17 और 1 18 माइनस ये आ जाएगा 23 में से 1 गया 22/2 11, और 11 में 7 जोड़ दोते हो तो 18 बन जाता है, यानी कि डिफरेंस आता है। क्या यही आंसर आया आपके? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अगर आपके आंसर एकदम सही है तो, है ना। मैं देखूंगा इस लेक्चर के नीचे के कमेंट, ठीक है। पॉज कर लो, नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन एस्पार्टेम, ठीक है, इसका नाम है एस्पार्टेम। ऐसे रटने नहीं है, धीमे धीमे याद हो जाते हैं आपको एंड तक पहुंचते पहुंचते। फंक्शनल ग्रुप का नंबर बताना है, ध्यान से देखो। एक ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, एक हो गया अमीन, ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या हो गया भैया अमीन। ये देखो जरा, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ नाइट्रोजन जुड़ा है तो बोलते हैं अमाइड, ठीक। सी डबल बॉन्ड ओ के साथ ऑक्सीजन जोड़ता है तो बोलते हैं एस्टर। और ये अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप है फिनाइल, है ना, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड तो फंक्शनल ग्रुप होता है ना। तो 1 2 3 4 5 आपका आंसर आएगा बदलापुर। बताएं जरा, क्लियर है एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉज करके लिख लेना आप, है ना। अगला, व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, मतलब डीयू पूछा है इसका। तो डीयू का फॉर्मूला लगा दो, C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N/2। तो 12 और 1 13 माइनस 17 में से क्या 16/2 8, सही है। और ये आ जाएगा 5। देख लो, चेक कर लो, बदलापुर आंसर है आपका। क्लियर है एकदम? जी सर, एकदम क्लियर है। पॉज करके लिख लेना आप, है ना, मैं साइड हो रहा हूं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट हैव पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड किसमें नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? आप डीयू निकालो। अगर डीयू तुम्हारी 0 आ गई, अगर डीयू तुम्हारी 0 आ गई यानी कि उसमें पाई बॉन्ड नहीं है, सही बात है। चलिए भाई, तो डीयू निकालेंगे, C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N/2। तो ये आ गया 11, थोड़ा आगे लिख लेते हैं इसका, 11 माइनस 20/2 10, यानी कि DU1। यानी कि DU1 का मतलब क्या, या तो रिंग होगी या पाई होगा, यानी कि पाई हो सकता है ना। उन्होंने पूछा कैन नॉट है पाई बॉन्ड। अगला देखो, इसकी DU क्या आ जाएगी, C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N/2। 7 और 1 8 माइनस 12 में 12/2 6, यानी कि DU 2 हो गई। DU 0 चाहिए तुम्हें, इसका DU निकालेंगे, 20 प्लस 1 क्या आ गया 21 माइनस H प्लस एक्स माइनस N/2, ठीक है। तो ये हो गया 42/2 21, और ये भी 21 हो गया, 21 माइनस 21 0, यही आंसर है आपका। अगले की निकाल के देख लेते हैं, C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N/2। तो ये 31 हो गया, और ये हो गया 52/2, 31 माइनस ये हो जाएगा 26, 5 आ जाएगा। तो DU 0 होगी तो उसमें पाई बॉन्ड नहीं होगा, इनमें पाई बॉन्ड हो सकता है जिसमें DU नॉन जीरो है, ठीक है। नोट कर लेना अंकल, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, विच कंपाउंड कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन एस्टर एज वेल एज कीटोन, ठीक है, एस्टर एज वेल एज कीटोन। बताओ, क्या ये एस्टर है? जी हां। क्या ये कीटोन है? जी हां, ये कीटोन है और ये एस्टर है। इधर आ जाओ, ये क्या है? ईथर। अरे भैया ईथर है, ये ईथर, यहां और यहां कार्बन लगा है, ऑक्सीजन के लेफ्ट राइट साइड कार्बन, तो ईथर बोलते हैं। ये क्या है? कीटोन। तो कह रहे हैं कि विच कैन बी क्लासिफाइड एज एस्टर एज वेल एज कीटोन, यानी कि ए वाला हो गया, ये नहीं होगा। अगला देखो, ये भी कीटोन है भैया,
ओ या ये भी कीटोन है और ये भी कीटोन है, तो ये भी नहीं होगा। यहां देखो ये तो एसिड है भैया, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्कोहल है और ये अल्कीन है। यहां देखो ये एस्टर है, सी डबल बॉन्डो के साथ अगर देखो सी डबल बॉन्डो वाले कार्बन से ओ जुड़ा हो तो ये एस्टर कहलाता है। और ये क्या है भैया, कीटोन। क्या है ये, कीटोन। तो ए वाला हो जाएगा और ई वाला हो जाएगा। ए और ई आपका आंसर, यानी कि चेन्नई आंसर है। ठीक है, क्लियर एकदम। एस्टर और कीटोन दोनों चाहिए थे। चलें आगे, वेरी गुड। अगला सवाल, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। आओ जरा इनको क्लासीफाई करना बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। तो मैं इसको क्या बोलता हूं, एल्डिहाइड। यहां बेटा थोड़ा करेक्शन है, CH3 आएगा, नहीं तो वैलेंसी पूरी नहीं होगी ना। एल्डिहाइड, इसको क्या बोलूंगा, सी डबल बॉन्डो के लेफ्ट और राइट साइड कार्बन ही कार्बन यानी कि कीटोन। ये क्या कहलाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। जानते हो आप, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या कहलाता है, कीटोन। ठीक है, कीटोन भी है इसमें और अल्कीन भी है, ईन है ना, हम बोलेंगे कीटोन। ये क्या कहलाता है, एल्कोहल। ये क्या कहलाता है, एल्कोहल। ये क्या कहलाता है, ईथर। क्यों, ऑक्सीजन के लेफ्ट और राइट साइड कार्बन की चेन है। देखो लेफ्ट और राइट साइड कार्बन की चेन है, ये क्या कहलाएगा, ईथर। और इसमें ईन भी है ना, अल्कीन भी है, लेकिन हम नाम किसको देंगे, ईथर को देंगे। अल्कीन के अलावा अगर कोई ऐसा आता है सफिक्स 2 टाइप का दिख रहा हो आपको, या फिर FG दिख रहा हो, तो हम उसको चूज करते हैं, है ना, तो हम इसको ईथर बोलेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। ये वाली बात फिर समझ लो, अगर डबल बॉन्ड के साथ कोई भी आ जाए, FG या PFG आ जाए, तो FG PFG को प्रेफरेंस देंगे, हम उसका नाम FG PFG के अकॉर्डिंग रखेंगे, है ना, डबल के अकॉर्डिंग नहीं रखेंगे। क्लियर है, चलिए भाई पॉज कर लेना भैया, हेलो। अगला सवाल, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन द अबव कंपाउंड। बताओ नंबर कौन कौन से हैं। एक ये हो गया अल्काइन, ये क्या हो गया, अल्काइन हो गया, ये ईन हो गया, ये कीटोन हो गया, और ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, जी सर। तो 1 2 3 4, जय जयकार। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, यानी कि आंसर आपका बदलापुर तो आएगा ही ना सर। अगला सवाल, द फंक्शनल ग्रुप इन कॉर्टिसोन। फंक्शनल ग्रुप बताना। देखो ये क्या है भैया, कीटोन है। ध्यान से देखो जरा, ये वाला ऑक्सीजन इससे डायरेक्टली नहीं जुड़ा अंकल, ध्यान से देख लो, ये वाला ऑक्सीजन इससे डायरेक्टली नहीं जुड़ा, इस वाले से कार्बन जुड़े हैं डायरेक्टली, यानी कि कीटोन। ये क्या हो जाएगा, एल्कोहल। ये क्या हो जाएगा, एल्कोहल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कीटोन। ये क्या हो जाएगा, अल्कीन, ईन। और ये क्या हो जाएगा, कीटोन। तो कौन कौन से टाइप के हैं, ईथर नहीं है इसमें, एल्कोहल कीटोन अल्कीन यही आएगा। अमीन नहीं है, ईथर नहीं है। एल्कोहल मिल रहा है, कीटोन मिल रहा है और अमीन मिल रहा है, सॉरी अमीन नहीं, अल्कीन मिल रहा है। एल्कोहल, कीटोन एंड अल्कीन। ठीक है, पॉज एंड नोट। चलिए आगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एंड टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन द गिवन कंपाउंड। चलो ड्यू निकालना है पहले, बताओ पाई बॉन्ड कितने, 1 पाई। अच्छा ये जो है ना NC, दिखने में NC लग रहा है, ये इधर देखो, इधर देखो, दिखने में NC लग रहा है, एक्चुअल में ये CN है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो यहां पर मुझे 2 पाई मिलेंगे। इधर मुझे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यहां मुझे 1 पाई मिलेगा, और यहां मुझे अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा सकता हूं, तो 3 पाई यहां मिलेंगे, है ना, यहां 3 पाई मिलने वाले हैं। NC लिखा है ये, तो भी NC में ऐसा होता है, NC ऐसा होता है प्लस माइनस, NC ऐसा होता है, तो यहां भी मुझे 2 पाई मिलेंगे, इधर कुछ नहीं मिलेगा, इधर 1 पाई मिलेगा। तो 1 पाई, 2 पाई हो गए 3, 3 और 3 6, 1 7, 2 9 और 1 10, और रिंग 11 और ये की रिंग 12, तो 12 आएगी इसकी DU। ठीक है, DU क्या आएगी, 12। अब मुझे बताओ फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं। ये कहलाएगा अमाइड। देखो सी डबल बॉन्डो नाइट्रोजन, सी डबल बॉन्डो से डायरेक्टली N जुड़ा हो तो अमाइड। ये क्या कहलाएगा, साइनाइड, 2 हो गए। ये कहलाएगा एल्डिहाइड, 3 हो गए। ये कहलाएगा फिनॉल, 4 हो गए। ये कहलाएगा अमीन, 5 हो गए। ये कहलाएगा कीटोन, 6 हो गए। ये कहलाएगा एल्कोहल, 7 हो गए। ये कहलाएगा आइसोसाइनाइड, 8 हो गए। क्या ये बात क्लियर है? तो 12 और 8 आंसर आ जाएगा आपका चेन्नई। देखो अमाइड हो गया 1, साइनाइड हो गया 2, एल्कोहल 3, एल्डिहाइड 4, फिनॉल 5,
अमीन 6, कीटोन 7 और आइसोसाइनाइड 8, है ना, ये हो जाएगा। क्लियर है? 12-8 चेन्नई। अगला सवाल क्या कह रहे हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का सम बताना है। ठीक है, टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप देखो, एल्डिहाइड, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अल्कीन 3 हो गए और ईथर, तो 4 हो गए आपके फंक्शनल ग्रुप। तो एक्स की वैल्यू 4 आ गई। अब डी यू बता दो जरा, एक ये रिंग हो गई, एक ये रिंग 2, एक ये पाई 3, 4 और 5, और x प्लस वाई जो है वो आ जाएगा आपका 9। गौर से देख लो आप, 1 2 3, 3 पाई और 2 रिंग 5 और 4 फंक्शनल ग्रुप। क्लियर एकदम? चलें आगे। जी हाँ सर। अगला सवाल, फाइंड द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप एंड डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। सम निकालना है। ठीक है, मुझे बताओ ये क्या है, एल्डिहाइड, ठीक है, ये क्या है, एल्कोहल 2 हो गए, ये क्या है, कीटोन 3, ये ओवरऑल क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड 4, ये क्या है, एल्कोहल, तो एल्कोहल को तो एक ही बार लेंगे, है ना, ये क्या है, अमीन, ये भी क्या है, अमीन। अब मेरी बात ध्यान सुनना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ध्यान रखना। एल्कोहल में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अलग अलग नहीं होते, ये ध्यान रखिएगा। और ये हो गया क्या, अल्कीन। तो मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, तो आप बोलोगे, ध्यान से सुनना, 1 2। फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, क्या पूछा आपसे, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। देखो डिफरेंट लिखा है यहां पे, डिफरेंट, तो 1 2 3 4 5, ये नहीं ले पाओगे, सॉरी ये नहीं ले पाओगे, क्यों, क्योंकि ये सेम फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे, डिफरेंट पूछा है। तो 1 2 3 4 ये नहीं लेना, ये लेना है 5, ये लेना है 6 और ये 7, तो फंक्शनल ग्रुप 7 आ जाएंगे बेटा। अमीन्स में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। आप इसको 20% स्पेस में लिख लेना जहां जगह हो। क्या, देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स, ये होते हैं डिफरेंट एफजी, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल हो जाए, ठीक है, या अल्काइल हैलाइड हो जाए, तो ये सब सेम एफजी होते हैं, सेम एफजी होते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसलिए अल्कोहल को हमने दोबारा काउंट नहीं करा, अमीन को हमने कर लिया। अब मुझे बताओ डीयू क्या आएगी इसकी, डीयू कितनी, 1 पाई 2 पाई, एक रिंग 3 4 5 6, बस हो गया। 1 पाई 2 पाई 3 पाई और सॉरी 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई हो गए, 4 पाई हो गए और 2 रिंग, यानी कि ड्यू 6 आ गई। देखो 4 पाई और 2 रिंग, ड्यू 6, और सम आ जाएगा 7 + 6 = 13। क्या बात है सर, बदलापुर आंसर है, बहुत अच्छा सवाल था। आपको इसमें एफजी डिफरेंट टाइप के बताने थे, तो ये ध्यान रखिएगा, आपका ये ओपी पॉइंट है। ठीक है, क्लियर है एकदम? चलें आगे, पॉज कर लेना। अगला सवाल, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बताना है, बताओ जरा। ये जो गोला बना है इसका मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहां गोला मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड। तो मुझे बताओ 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई, देखो जरा ध्यान से देख लो जरा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, एक रिंग 8 9 10, ठीक है, 11 12 13 14। चेक कर लो, एक बार फिर करेंगे, एक बार फिर करेंगे, मजा आ रहा है ना, एक बार फिर करेंगे। चलिए फिर से सर कैलकुलेट करके बताएं। 1 पाई, ठीक है, इसकी 4 बेंजीन रिंग के साथ 3 पाई, इसकी 4 8 और 1 9 हो गया, एक ये हो गई, इसकी एक 10, इसकी एक 11 12 13 और 14, देख लो। समझ गए मतलब, वाह वाह। अगला सवाल, हाउ मेनी, कितने होमवर्क दिए थे मैंने यार, बहुत दिए थे, इसका मतलब जोरदार प्रैक्टिस हो रही है आपकी। हाँ, हाउ मेनी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आर दे, अच्छा डी यू निकालना है, 1 पाई 2 पाई, ठीक है, 2 हो गए, 3 4 और 4 8 9 10 और 11, देखो 1 2 और एक रिंग 3, ये रिंग 4 और 4 8 9 10 11, देख लो जरा, 11 आएगा आंसर।
क्लियर है? तो यही थे आपके होमवर्क। अब हम आगे चलते हैं होमोलोगस सीरीज या होमोलोग्स पर। बहुत आसान है यार, बहुत आसान। तो ये आपके होमवर्क थे, बहुत ज्यादा मतलब मेरे ख्याल से कठिन नहीं थे, आसान थे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था और मक्कारी नहीं करनी थी, सॉल्व करने थे। अगर आप सॉल्व करने बैठ गए होगे तो आराम से आपसे बने होंगे सवाल। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा हो कि सर बहुत लोड हो रहा है, इतने सारे सवाल क्यों करवा रहे हो, तो यार देखो, अगर आपको सच में डॉक्टर बनना है, आप ईमानदारी से ये सोच के आए कि नहीं यार मुझे डॉक्टर बनना है, अगर आपका जुनून है ना तो वही बरकरार रहना चाहिए। याद करो पहला लेक्चर, जितना जुनून तुमको पहले लेक्चर में था ना, वैसा ही हर लेक्चर में जुनून होना चाहिए। और सवालों से कभी डरने का नहीं। कैसा भी किसी भी टाइप का सवाल आपके सामने आए, सबसे पहली अप्रोच होती है सवाल की कि उससे डरने का नहीं। उसको अटेम्प्ट करेंगे हम एक बार, अगर हमसे एक बार, दो बार या तीन बार, तीन अटेम्प्ट मान के चलो, किसी भी सवाल में तीन अटेम्प्ट देने हैं आपको, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम। ठीक है, डॉक्टर बनने वाले हो ना, सुबह दोपहर शाम तीन अटेम्प्ट देने हैं। कभी अगर आपसे मान लो शाम को बैठे पढ़ने के लिए 9-10 बजे नहीं बन रहा, अगले दिन सुबह ट्राई करो, कई बार बन जाता है। तो 1, 2 और 3, तीन अटेम्प्ट के बाद फिर आप बोलो कि सर अब डाउट है। एटलीस्ट तुमको तीन अटेम्प्ट तो देने ही पड़ेंगे किसी भी सवाल में, तभी तो मानेंगे कि हाँ आपने अपनी तरफ से एफर्ट डाला। अदरवाइज आपसे सवाल नहीं बनता, मुंह उठा के चले आते हो, सर इसका आंसर बता दो ना क्या होगा, तो क्या मिल जाएगा उससे, क्या प्राप्त कर लोगे, क्या हासिल हो जाएगा उससे? अगर तुमको किसी भी सवाल का आंसर चाहिए तो आंसर तो कहीं भी मिल जाएगा। आंसर मतलब नहीं हमें, हमें मतलब है सीखने से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सीखना है हमें। चलिए तो आगे चलते हैं, होमोलोगस सीरीज या होमोलोग्स के बारे में बात कर लेते हैं। आपको दो कंपाउंड दे देंगे, पूछेंगे बताओ होमोलोग्स हैं कि नहीं है। तो क्या चेक करना है? पहली बात, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। तो कोई भी दो कंपाउंड आपस में होमोलोग्स होते हैं तो उनका फंक्शनल ग्रुप पहली बात तो सेम होना चाहिए। ठीक है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है मालिक, तो मॉलिक्यूलर वेट भी डिफरेंट होगा, मॉलिक्यूलर मास भी डिफरेंट होगा अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग है तो। और क्या होना चाहिए? डिफर इन CH2 यूनिट। CH2 यूनिट में डिफरेंस होगा, यह होमोलोग की डेफिनेशन है। आप बोलोगे सर CH3 यूनिट में क्यों नहीं होता? ये तो डिफाइन किया गया है कि अगर CH2 यूनिट में डिफरेंस होगा, और CH2 का मतलब क्या हो गया, 14 AMU, अगर मास में डिफरेंस होगा या इसका मल्टीपल 40 AMU और मल्टीपल, अगर इसका मल्टीपल भी हुआ, मल्टीपल मतलब 14 की टेबल, 14 इंटू 2, 14 इंटू 3, याद करो, एंड सो ऑन। तो अगर इसके मल्टीपल में भी डिफरेंस रहा तो हम बोल देंगे होमोलोग्स है। ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, सर फंक्शनल ग्रुप कैसे चेक करेंगे? आंखों से देखकर, आंखों से बता देना, हम समझ जाएंगे। सही बात है, तो फंक्शनल ग्रुप आंखों से देखकर पता चल जाता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होना चाहिए, ठीक, ये इसकी कंडीशन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट तो मॉलिक्यूलर वेट भी डिफरेंट होगा। और क्या अंतर होगा? CH2 यूनिट का अंतर होगा या इसके मल्टीपल का, CH2 यूनिट और मल्टीपल, यानी कि 14 AMU या उससे ज्यादा का, मतलब उससे डबल ट्रिपल, ऐसा 14 AMU का डिफरेंस हो या फिर 14 इंटू 2, 14 इंटू 3 का, 28 का, 42 का, ऐसा। और यहां CH2 एक यूनिट का डिफरेंस हो या फिर CH2 की 2 यूनिट या 3 यूनिट CH2 या 4 यूनिट CH2 एंड सो ऑन, है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा, पहले आप इसको पॉज करके नोट कर लो। करो पॉज, पॉज करो, नोट करो। ठीक है, अब मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं, मतलब एग्जांपल बता रहा हूं। आइए जरा इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड दिया है ये, ठीक है, सबसे छोटा ले रहा हूं ये, और एक कंपाउंड दिया है ये। आप मुझे बताएं क्या इनमें फंक्शनल ग्रुप सेम है? सर फंक्शनल ग्रुप सेम होने का मतलब आंखों से देख के पता चल जाएगा। आप बोलोगे सर हमको तो आंखों से दिख ही नहीं रहा, इसमें तो कोई फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है ना। सही कह रहे हो आप, फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है सर। ठीक है, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं मिल रहा है तो आप सेम फैमिली चेक कर लो। वैसे तो फंक्शनल ग्रुप दिख जाता है, लेकिन अल्केन में क्या होगा, सेम फैमिली से हो पाएगा। सेम फैमिली मतलब जनरल फॉर्मूला सेम होगा, जनरल फॉर्मूला सेम होगा, ये ध्यान रखिएगा। आप बोलोगे सर फंक्शनल ग्रुप नहीं, तो जनरल फॉर्मूला चेक कर लो, जनरल फॉर्मूला सेम है ना, ठीक है। जनरल फॉर्मूला मतलब CnH2n+2, ये बिलोंग कर रहा है, देखो ये किस जनरल फॉर्मूले से बिलोंग कर रहे हैं दोनों, CnH2n+2 से। देखो अगर मैं n की वैल्यू 1 रख दूं तो CH4, और अगर 2 रख दूं तो C2H6, जानते हैं आप। तो क्या ये दोनों होमोलोग हैं? देख लेते हैं। सर पहली कंडीशन फुलफिल हो गई
कि फंक्शनल ग्रुप सेम है या जनरल फॉर्मूला सेम है। दूसरी कंडीशन क्या, दूसरी कंडीशन ये है, आप बोलोगे सर ये दोनों कंडीशन नहीं है, बस ऐसी थ्योरी है ये, वो तो वैसे भी दिख रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होगा, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट तो मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट। आपको क्या चेक करना है, पॉइंट नंबर 1 और उसके बाद पॉइंट नंबर 4, बस काम खत्म। आपको क्या चेक करना है बेटा, पॉइंट नंबर 1 चेक करो और पॉइंट नंबर 4 चेक करो। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, सेम मॉलिक्यूलर सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए या जनरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ये पहला पॉइंट है। और फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि अब डिफरेंस देख लो, बताओ अगर मैं इसमें एक CH2 ऐड कर दूं तो क्या ये बन जाएगा, जी हां सर बन जाएगा, यानी कि इसका होमोलोग हो गया ये। और कभी भी एक CH2 का डिफरेंस हो तो जो जिसमें ऐड कर रहे हो उसको बोलते हैं लोअर होमोलोग और इसको बोलते हैं हायर होमोलोग। तो अगर कभी सवाल में तुमसे पूछ लिया जाए कि बताओ मीथेन का हायर होमोलोग क्या है, बस एक ही CH2 ऐड करना। सर अगर मैं इसमें एक CH2 और ऐड कर दूं मैं बना दूं C3H6, तो क्या ये इसका होमोलोग होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो ये होमोलोग है। तो CH4 का होमोलोग क्या क्या है, C2H6 भी है और C3H8 आएगा, सॉरी यहां पर C3H8। तो CH4 का होमोलोग क्या है, C2H6 है, C3H8 भी है। अगर आपसे पूछे कोई बताओ CH4 का नेक्स्ट होमोलोग क्या है, आप बोलोगे C2H6। सर बताओ हायर होमोलोग क्या है, आप बोलोगे C2H6। लेकिन अगर कोई बोल दे CH4 का नेक्स्ट हायर होमोलोग, तो तुम्हें 2 बार CH2 ऐड करना है। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना, CH4 यानी कि मीथेन का नेक्स्ट हायर होमोलोग बताओ तो 2 CH2 ऐड करने। अगर सिर्फ हायर बोल दे तो ये आएगा, हायर टू हायर बोल दे तो हायर टू हायर, ऐसे जाना है, ठीक है। इस तरीके से अगर कभी सवाल पूछ ले तो करना है। आइए एक और एग्जांपल समझ लें। सेकंड एग्जांपल, मान लीजिए मेरे पास लिखा है ये क्या है, ये एल्कोहल है और मैंने लिख दिया ये, बताओ क्या ये दोनों आपस में होमोलोग हैं, बोलो क्या ये होमोलोग हैं। पहला पॉइंट पढ़ो, फंक्शनल ग्रुप सेम है क्या, यस सर एल्कोहल है। अब देखो डिफरेंस है क्या, CH2 का, बिल्कुल दिख रहा है। अगर मैं इसमें CH2 ऐड कर दूं तो ये बन रहा बिल्कुल, तो ये दोनों आपस में होमोलोग हैं, ये लोअर होमोलोग वो हायर। समझ गए कहानी, तो ये है, इतना सा है बस, इससे ज्यादा नहीं है होमोलोग में, इतना सा ही है, ठीक है। सवाल कर लेते हैं अब, पॉज करके नोट कर लेना, ठीक। चलिए बताइए, पहला सवाल बहुत ही जबरदस्त, दिमाग के धागे खोल देने वाला सवाल है भैया, दिमाग के धागे तो खोल देने वाला सवाल है। बताओ क्या ये दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप हैं। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो पागल हैं। अगर आप बोलते हैं कि सर ये और ये सेम ग्रुप हैं तो आप पागल हैं। आप बोलोगे सर हम पागल नहीं आप पागल हो, मैं बोलूंगा मैं पागल नहीं तुम पागल हो, फिर अपन दोनों सोचेंगे कौन पागल है, तो फिर कौन बताएगा कि कौन पागल है ठीक है। तो अब मैं बताता हूं आपको, मैं ही बता पाऊंगा आपको। देखो ये है बेटा फिनॉल, देखो ध्यान से, ये फिनॉल है और ये एल्कोहल है भैया। और एल्कोहल और फिनॉल अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ध्यान रखिएगा। एल्कोहल एंड फिनॉल आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ध्यान रखिएगा इस बात को। और अगर ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं तो होमोलोग की कंडीशन ही फेल हो गई, क्या, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, यानी कि ये दोनों आपस में नो होमोलोग नहीं है। अगला बताएं, लेकिन अगर मैं यहां NH2 कर दूं तो ये एनिलीन आ गया, ये अमीन आ गया, तो अब ये दोनों आपस में होमोलोग हो जाएंगे। क्यों, देखो आप इसमें CH2 ऐड कर दिया इनने, इसमें CH2 ऐड कर दिया। आप बोलोगे सर CH2 तो यहां भी ऐड करा, लेकिन पागलपने हो गए यहां हमारे साथ। क्या, ये फिनॉल से अल्कोहल बन गया, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया सवाल था ये, लेकिन ये दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप है। देखो तो यहां लिखेंगे एनिलीन एंड अमीन, ये आपको 1 डिग्री अमीन दिख रहा है और ये एनिलीन दिख रहा है, आर सेम FG। और अगर सेम FG है तो CH2 का डिफरेंस दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो होमोलोग बोल दोगे। तो यहां बोलोगे यस होमोलोग, वहां नो और यहां यस। बहुत बढ़िया सवाल थे दोनों। अगला बताओ, नेक्स्ट बोलो। इसको देखो, इसको देखो, क्या फैमिली सेम है, मतलब फंक्शनल ग्रुप सेम है। आप बोलोगे सर फंक्शनल ग्रुप तो नहीं दिख रहा, ठीक है नहीं दिखने दो, अल्केन है इसलिए नहीं दिख रहा होगा। क्या जनरल फॉर्मूला सेम है, बिल्कुल अल्केन है यार, ये जनरल फॉर्मूला सेम है। अब मुझे बताओ यहां कितने कार्बन है, 1 2 3 4,
यहां कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6। ओहो क्या बात है, यहां 4 कार्बन है, यहां 6 कार्बन है, यानी कि तुमने यहां 2 CH2 ऐड किए होंगे। आप चेक कर लो। कैसे चेक करोगे? सर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10 और इसका है C6H14। अब आप जोड़ लो मैथमेटिकली, देखो C6H14 आएगा। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो अगर C4H10 में CH2 जोड़ोगे, मैथमेटिकली जोड़ लो, 4 कार्बन और ये 2 कार्बन, 6 कार्बन हो गया, यहां 4 हाइड्रोजन, यहां 10 14 हो गया, यानी कि 2 CH2 ऐड करो, तब भी आपका होमोलॉग ही है। तो ये इसका आंसर क्या है? यस होमोलॉग। ठीक है, तो ये होमोलॉग होंगे, ये नहीं होगा। बहुत बढ़िया सवाल था पहला, लिख लेना इसको, अलग से लिख लेना, स्टार लगा के, सितारे लगा के, स्टार लगा के। क्लियर है एकदम? चलिए भाई पॉज करके नोट कर लेना, है ना। अगला सवाल, फाइंड होमोलोगस पेयर। पहला और दूसरा होमोलोग है क्या? चमकते हुए सितारे दिख रहे हैं सर, ये कीटोन है और ये एल्कोहल है यार, ये तो साफ साफ, और ये अल्कीन भी है। तो हम बोलेंगे सर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, और एफजी अगर डिफरेंट है तो नो होमो। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है अंकल, होमोलोग कहां से हो गया? अगला बताओ, ये कीटोन है सर, ये कीटोन है सर, यानी कि फंक्शनल ग्रुप सेम है, चेक कर लेंगे। 1 2 3 कार्बन, यहां 1 2 3 4 कार्बन, और इसमें अगर मैं एक CH2 जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा। कैसे देखना है? यहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो, C3 1 2 3, H कितने हैं? 3 यहां 6, इसमें एक CH2 जोड़ लो, यही आना चाहिए। 1 2 3 4 कार्बन, H कितने? 3 3 6 2 8, और एक ऑक्सीजन। देखो तो इसमें अगर एक CH2 जोड़ोगे तो यही आएगा। जी हाँ, पॉज करके नोट कर लेना। समझ गया ना होमोलॉग्स कैसे चेक करना है? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पर। सर क्लासिफिकेशन का मतलब क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हमने पढ़े अभी तक, उनको क्लासिफाई कर लेते कि कौन किस कैटेगरी में आ सकता है ना। तो एक जनरल क्लासिफिकेशन है, एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए हमें पढ़ना है ये। क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कैटेगराइज कर सकते हैं एसाइक्लिक या ओपन चेन बोलते हैं, यानी कि हर वो कंपाउंड जो ओपन चेन लिख दी, आपने चेन बना दी, वो एसाइक्लिक या ओपन चेन कहलाता है। ठीक है। दूसरा है साइक्लिक या क्लोज्ड चेन या रिंग कंपाउंड। आपने देखे जैसे बेंजीन वाले कंपाउंड हो जाते हैं आपके, जैसे साइक्लो अल्केन वाले कंपाउंड हो जाते हैं आपके, रिंग बनती है जहां पर, वो ये साइक्लिक कंपाउंड आते हैं। अब साइक्लिक कंपाउंड में भी दो टाइप के, क्या? होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक बोलते हैं, और इधर हेट्रोसाइक्लिक। सर ये डिफरेंस थोड़ा समझाओ। होमोसाइक्लिक मतलब सारे के सारे कार्बन होंगे, जैसे ये देखो सारे कार्बन है, सारे के सारे कार्बन है ना। तो होमोसाइक्लिक मतलब कार्बन ही कार्बन। और सर हेट्रोसाइक्लिक कैसे दिखेंगे? हेट्रोसाइक्लिक यानी कि कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट आ जाए। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक मतलब कार्बन के अलावा, अलावा के अलावा कोई और। एक काम करता हूं, वहां साइड में लिख देता हूं, कार्बन के अलावा कोई और रिंग में आ जाए, यानी कि एटम अदर देन कार्बन अगर रिंग में प्रेजेंट है आ जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहां लिख रहा हूं, मेरे पास ये है, यहां मैंने ऑक्सीजन लगा दिया, देखो मैंने यहां नाइट्रोजन लगा दिया, देखो मैंने यहां सल्फर लगा दिया। ऐसे कंपाउंड आपको क्लास 12th में देखने को मिलेंगे, अभी जस्ट क्लासिफाई कर रहे हैं। तो हेट्रोसाइक्लिक मतलब कार्बन के अलावा कोई और आ जाए, होमोसाइक्लिक मतलब सिर्फ कार्बन ही कार्बन चले, जिसको हम कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं। अब ये इसके अंदर भी दो कैटेगरी है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। देखो तो एक काम करता हूं मैं, और अंदर डीप में चलता हूं ना भाई, इसके अंदर भी तो कैटेगरी है, एलिसाइक्लिक हो गया, एरोमेटिक हो गया। एरोमेटिक में दो हैं, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। सर बेंजीन वाले कौन से होते हैं? जैसे ऐसे दिखते हैं, बेंजीन हो जाए, ठीक है, नेफ्थलीन हो जाए, या आपको सारे कॉमन नेम में दिख सकते हैं ना, बेंजीन, नेफ्थलीन या एंथ्रासीन वगैरह हो जाए, तीन तीन बेंजीन की रिंग हो जाए, तो ये होती है बेंजीनॉइड। सर नॉन बेंजीनॉइड कैसे? जैसे आपको देखने को मिलेगा एक 7 की रिंग हो जाए, ये 7 की रिंग है,
और ये 5 की रिंग, इसका नाम एजुलिन है। ठीक है, ऐसे और भी कंपाउंड जीओसी में देखने को मिलेंगे। मतलब इस वाले टॉपिक को बहुत ज्यादा सीरियसली लेके नहीं बैठना है कि सर और कौन कौन से होते हैं। धीमे धीमे जब आप ऑर्गेनिक में आगे बढ़ोगे, जीओसी पढ़ोगे, तो कुछ कंपाउंड वहां पर और दिखेंगे, हाइड्रोकार्बन में दिखेंगे, ऐसे आपको हर चैप्टर में नजर आते जाएंगे। सर ये आपने बेंजीनॉइड बता दिया, ये नॉन बेंजीनॉइड बता दिया, ये 7 की रिंग और ये 5 की रिंग है, ध्यान रखना। यहां पर सारी 6 की रिंग है। एलिसाइक्लिक कौन से होते हैं? एलिसाइक्लिक जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बनाए थे, मतलब जो एरोमेटिक नहीं होते, इस टाइप के, ऐसे ये होते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड, है ना। 3 की रिंग, 4 की रिंग, 5 की रिंग, 6 की रिंग, ऐसे होते हैं। ठीक है, ओपन चेन वाले तो जानती हो, ऐसे ऐसे लिखे होंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो मतलब अगर कंपाउंड को क्लासिफाई करो तो इस तरीके से कर सकते हैं। सर एरोमेटिक में और भी नहीं होते, और होते हैं अलग से, हम एरोमेटिसिटी जीओसी में पढ़ेंगे। ठीक है, यहां लिख देता हूं, एरोमेटिसिटी जब हम पढ़ेंगे ना, एरोमेटिसिटी एक टॉपिक है इन जीओसी, तो आपको इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपाउंड देखने को मिलेंगे। कार्बोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक वाले आप जानते हो, डिटेल में आपने साइक्लो कंपाउंड की आईयूपीएसी पढ़ी है, सब जानते हो उसमें। हेट्रोसाइक्लिक आपके लिए नया था, तो कार्बन के अलावा कोई और एटम अगर रिंग में पार्टिसिपेट करे तो हेट्रोसाइक्लिक होता है। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा, पॉज करके नोट कर लेना। मान लो मैंने आपसे सवाल पूछा, क्या विच इज हेट्रोसाइक्लिक? ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन सा हेट्रोसाइक्लिक है? पहला ये लिख दिया, दूसरा ये लिख दिया, तीसरा ये लिख दिया, ध्यान से देख लो, और चौथा ये लिख दिया। बताओ हेट्रोसाइक्लिक कौन सा है? बताओ हेट्रोसाइक्लिक कौन सा है? बहुत आसान है, आप ध्यान से देखो, रिंग में इन्वॉल्व एटम अगर कार्बन के अलावा कोई और आ गया तो हेट्रोसाइक्लिक है। बताओ रिंग किससे बन रही है? इससे बन रही है। ये सब क्या है? कार्बन ही कार्बन है। बेटा ऑक्सीजन कहां लगा? ये तो बाहर लगा यार, इससे मतलब नहीं है। रिंग जो है वो किससे बन रही है भैया? रिंग बन रही है आपकी किससे? कार्बन ही कार्बन से, यानी कि ये आपका हेट्रोसाइक्लिक नहीं, इसको बोलना है तो कार्बोसाइक्लिक बोलो, है ना। ये तो ओपन चेन हो गया, ए साइक्लिक हो गया, है ना। ये एलिसाइक्लिक की कैटेगरी में आ जाएगा। इसमें भी सारे क्या है? कार्बन, या तो कार्बोसाइक्लिक बोलो इसको आप, है ना। गौर से देखो, नाइट्रोजन रिंग के अंदर आ रहा है, देखो नाइट्रोजन रिंग के अंदर आ रहा है, मतलब रिंग का पार्ट है ये, यानी कि यही आंसर है। आप बोलोगे सर ये तो लिखा है नहीं है, तो पहचानना तो बता दिया ना कैसे करना है, बस खत्म। पहचानना तो बता दिया ना, इससे आसान क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन यहां पर मिल सकता है, पॉज करके नोट कर लेना। डन है जी? हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ सवाल देख लेता हूं, अगर कुछ सवाल मिल जाए तो पहले सवाल कर लेते हैं। चलिए ये करिए जरा सवाल। अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड कंपाउंड which can be expressed by a general formula and in which two consecutive members differ by 14 in their molecular mass is called। पॉज करके ट्राई करें, पॉज करके ट्राई करें, पॉज करें और ट्राई करें, पॉज करें और ट्राई करें। हो गया? चलिए क्या है ये? अरे यार ये तो डेफिनेशन ही लिखी है होमोलॉग्स की, ये तो ऑप्शन बनाने के लिए बना दिया, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हो ये 12th क्लास में। होमोलोगस सीरीज भी आ जाएगा आंसर। सही है, आसान है एकदम। अगला सवाल, पॉज करें और ट्राई करें, पॉज करें और ट्राई करें, पॉज करें और ट्राई करें। क्या कह रहे हैं इसमें? ट्राई कर लिया होगा अब तक तो, पॉज तो कर ही लिया था। टू ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द सेम जनरल फॉर्मूला मस्ट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज, बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला एकदम सही है। टू ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मेन फंक्शनल ग्रुप, टू ऑर्गेनिक कंपाउंड with main functional groups the same must belong to the same homologous series। बताएं जरा, सेम होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करेंगे क्या? ध्यान से सोच लें, ध्यान से सोच लें। और तीसरा, एक बार तीसरा भी पढ़ लें, टू ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर मास, दो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर मास डिफर होगा 14 से, किससे? 14 से, मस्ट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। ध्यान से देखो,
टू ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर मास डिफरिंग बाय 14 मस्ट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। बताओ, अगर 14 से डिफरेंस हो तो क्या वो सेम होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करेगा? अब ध्यान से सुनना, स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। इन्होंने पता क्या लिखा, टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, ध्यान सुनना, टू ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर मास डिफरिंग बाय 14। तो 14 का डिफरेंस अगर है और मान लो मैं फंक्शनल ग्रुप ही चेंज कर दूं, जैसे आपके लिए एक सवाल है, अभी आपने थोड़ी देर पहले किया था, फिनॉल और बेंजाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है। बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपके डिफरेंस CH2 का दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। आप बोलोगे ना सर साफ साफ दिख रहा है, आंखों से देखकर समझ में आ रहा है कि इन दोनों कंपाउंड में CH2 का डिफरेंस है। तो ये स्टेटमेंट पढ़ो, टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफर बाय 14 मस्ट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस। मस्ट गलत बात लिख दी, ये जो वर्ड लिख दिया ना मस्ट बिलोंग टू, में होता तो चलता, मस्ट बिलोंग कर दिया इन्होंने, यानी कि ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। तो 3 वाला एकदम गलत है, ये हो गया, ये हो गया। अब बचा 1 ओनली और 2 ओनली। 1 तो कंफर्म था, यानी कि 2 वाला भी गलत है, यानी कि 1 ओनली। 2 क्यों गलत है? टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद मेन फंक्शनल ग्रुप द सेम मस्ट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। ऐसा तो नहीं है, डिफरेंस भी होना चाहिए साथ साथ CH2 का, जरूरी नहीं कि फंक्शनल ग्रुप ही सेम हो, डिफरेंस भी तो CH2 का होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने लिख देता, सपोज ऐसा लिखा है, ठीक, और एक ऐसा लिखा है, देखो फंक्शनल ग्रुप सेम है, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, देखो हाँ ये अल्कोहल है भाई, अरे ये अल्कोहल है, क्यों? क्योंकि OH डायरेक्टली रिंग से नहीं जुड़ा, बीच में कार्बन आ गया है ना, तो ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल। आप बोलोगे सर फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन CH2 का डिफरेंस नहीं आएगा, आप चेक कर लो, क्योंकि DU अलग अलग है दोनों की, इसकी DU 4 है, इससे मैच ही नहीं करेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच नहीं करेगा। आप बोलोगे सर मैच नहीं करना चाहिए, ठीक है नहीं करना चाहिए, तो CH2 का डिफरेंस भी मैच नहीं करेगा, आप करके देख लो, आप खुद से सोच लो, 1 2 3 कार्बन, यहां 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, तो यहां 3 है, यहां 7 कार्बन, यानी कि 4 CH2 जोड़ोगे, क्या 4 CH2 जोड़ने पर यह मैच कर रहा है? हाइड्रोजन मैच नहीं करेंगे मालिक, हाइड्रोजन ही मैच नहीं करेंगे, आप खुद से करके देख लो, तो ये नहीं कर सकते आप, यानी कि सिर्फ 1 वाला ही सही है। बहुत बढ़िया सवाल था, पूरा होमोलोगस सीरीज का रिवीजन था ये। क्लियर है एकदम? चलो तो आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं हम, हमारे कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनके बारे में आपने पहले पढ़ रखा था, लेकिन अगर उसमें थोड़ा वेरिएशन करते हैं तो वो सवाल कैसे बनते हैं वो देखना जरा। तो मैं बता रहा हूं IUPAC नेमिंग ऑफ अमीन्स, और जरा ध्यान से देखिएगा, आपने नॉर्मल अमीन की IUPAC पढ़ रखी है, जैसे मान लीजिए ये लिखा है, ठीक है, सपोज ऐसा लिखा है, तो आप इसका नाम करना जानते हो, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये आप जानते हैं। जैसे ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, इसका नाम आप लिख देंगे 2 ब्रोमो, जी हां 2 ब्रोमो प्रोपेन, प्रोपेन 1 अमीन। क्या ये बात सही है? जी एकदम सही है, ई ड्रॉप कर देंगे, आप जानते हैं। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, ये तो मेरे पास कौन सी अमीन है? ये 1 डिग्री अमीन है, क्यों? नाइट्रोजन से डायरेक्टली एक कार्बन कनेक्टेड है। लेकिन अगर मैं आपके साथ कुछ ऐसा खेल खेल दूं कि आइए जरा ऐसा खेल दूं, मैं मान लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया, तो अब आप बोलोगे सर आपने तो 2 डिग्री अमीन दे दी हमें। जी हां दे दी हमने, तो सर कैसे नाम लिखेंगे? कोई बात नहीं, जैसे आप नंबरिंग करते हो वैसे नंबरिंग करो। बताओ जरा नंबरिंग कहां से करेंगे? कार्बन चेन की नंबरिंग होगी तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा और ये 3 आएगा, ठीक है, ये नंबरिंग कर दी। सर नाइट्रोजन के साथ ये जो कार्बन लगा है इसका क्या? तो मैं आपसे पूछूंगा बताओ ये क्या है? आप बोलोगे सर एक कार्बन यानी कि मिथाइल है, ठीक है, और ये किस पर लगा है? ये नाइट्रोजन पर लगा है, तो हम यहां लिखेंगे एन मिथाइल। ध्यान दे दो जरा, इधर ध्यान दे दो जरा, हम यहां पर कोई नंबर नहीं लिख रहे, क्यों? क्योंकि ये मिथाइल किसी नंबर पे नहीं लगा, ये ब्रांच किसकी है? नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन पर लगी है तो एन मिथाइल, और बाकी आप जानते हो प्रोपेन, प्रोपेन 1 अमीन, 1 अमीन और ई ड्रॉप 1 अमीन, क्यों? क्योंकि 1 नंबर पर नाइट्रोजन जुड़ा है। अगर मान लीजिए मैं ऐसा कर देता हूं तो क्या आ जाएगा? अब देखिए जरा, अब आप बोलोगे सर आपने ये तो 3 डिग्री अमीन कर दी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, नंबरिंग कर देंगे 1 2 3, यहां पर 2 2 मिथाइल लगे हैं, तो लिखूंगा N, N
डाई मिथाइल N कॉमा N डाई मिथाइल और 3 कार्बन है तो प्रोपेन 1 अमीन, क्योंकि नाइट्रोजन 1 वाले कार्बन से जुड़ा है। बहुत आसान है। अब इसमें अलग अलग आपके पास सवाल हो सकते हैं। मान लीजिए ऐसा लिखा है क्वेश्चन, ध्यान से देखना। क्वेश्चन ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, चलो बताओ जरा क्या लिखोगे इसका नाम। आप देखोगे नंबरिंग कहां से करें, लॉन्गेस्ट चेन देख लो कहां पर है। ये 1 ये 2 ये 3, नाइट्रोजन पर एक लगा है मिथाइल और एक लगा है इथाइल, इसको क्या बोलोगे, इथाइल और इसको मिथाइल। तो मैं बोलूंगा एन इथाइल एन मिथाइल और बाकी आप जानते हो प्रोपेन 1 अमीन या प्रोपेनामीन लिख देता हूं मैं। अब बात समझ में आई, ऐसे लिखना है, बहुत आसान है। पॉज करके नोट कर लेना, पॉज, ये बड़े नोट। आप लोगों को आज बहुत अच्छी चीज मिलने वाली है। आज आप लोगों को मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स आईयूपीएससी के। तालियां बजा देना जरा, है ना। तो आप उससे रिवाइज कर लेना। मैंने बोला था ना चैप्टर खत्म हो जाएगा तब मैं आपको हैंड रिटन नोट्स देते जाऊंगा, लेकिन जरूरी बहुत है कि आप अपने तरीके से लिखें। हैंड रिटन नोट्स तो आपको दे दिया कि चलो ठीक है ऐसा फॉर्मेट है, एज इट इज उसको कॉपी पेस्ट ना कर लेना, कुछ अपनी दिमाग लगाना, अपने कुछ पॉइंटर्स लिखना, अपने 20% वाले स्पेस में बहुत सारे ओपी पॉइंट लिखे वो लिखना, ठीक है। चलिए एक सवाल और हो जाए सर, आइए जरा। चलिए ये लिख दिया मैंने, अब बताओ जरा क्या करोगे। अब लिखोगे ये 1 ये 2 ये 3, नंबरिंग तो जानते ही हो। अब यहां एक मिथाइल यहां एक मिथाइल, देखो मिथाइल मिथाइल और यहां भी एक मिथाइल है, ठीक है, 3 मिथाइल हो गए। तो ये आ जाएगा आपका, ध्यान से देखना जरा, मैं इसका नाम पता क्या लिखूंगा, N कॉमा N कॉमा ये डिजिट जो है वो आगे लिख दो NN2, या कई किताबों में 2 कॉमा N भी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, नंबर को आप आगे लिखो या पीछे लिखो कोई समस्या नहीं। NN2 ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल क्योंकि 3 मिथाइल हैं और 3 कार्बन हैं तो प्रोपेनामीन। देखिए जरा, क्या ये बात आप समझ चुके हैं। आप इसको आगे इसको पीछे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कहानी इस तरीके से आप नाम लिख सकते हो, बहुत अच्छा है तो, है ना। सर एक सवाल और करवा दो ना, अच्छा लग रहा है, आओ जरा एक और कर लेते हैं। यहां लगा दिया मैंने PH, बताओ इसका नाम क्या लिखोगे, बताओ। नंबरिंग आएगी ये 1 ये 2 और ये 3, ठीक है। एन फिनाइल और उसके पहले पता क्या आ जाएगा, N कॉमा 2 या 2 कॉमा N डाई मिथाइल, मिथाइल का M पहले आता है ना, और आ जाएगा N फिनाइल क्योंकि ये ब्रांच है इसकी नाइट्रोजन की, है ना, और यहां ये कार्बन पे 2 नंबर पे लगी है तो N फिनाइल और बाकी आप जानते हैं प्रोपेनामीन। तो बात मेरी आप समझ चुके होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूं। जैसे आपने अमीन में करा वैसा ही डिक्टो अमाइड में करना है। देखिए जरा, पॉज करके नोट कर लेना, सेम यही आपको अमाइड में करना है। मान लीजिए मेरे पास लिखा है ऐसा, चलिए इसका आंसर करिए, क्या लिखोगे सर। हम इसका आंसर ऐसे करेंगे, ये 1 ये 2 और ये 3, तो आप लिखोगे प्रोपेन अमाइड, प्रोपेन 1 अमाइड या प्रोपेन अमाइड, ठीक है, ई ड्रॉप करके लिख दिया। अगर आप ऐसे लिखते हो तो बताओ क्या लिखोगे, N पर ये कार्बन आ गया तो लिखोगे N मिथाइल और ये नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3, N मिथाइल प्रोपेनामाइड, समझे। यहां आ जाओ, अगर मान लो मैंने ऐसा कर दिया तो क्या लिखोगे N कॉमा N डाई मिथाइल, कितना आसान है, N कॉमा N डाई मिथाइल और ये 3 कार्बन तो प्रोपेनामाइड। बात समझ गए। सेम जैसा अमीन में करा वैसा अमाइड में कर देना, क्योंकि ये वाली अमाइड आपकी 1 डिग्री है, क्यों, नाइट्रोजन से एक ही कार्बन जुड़ा है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, समझे, समझे कि नहीं। तो ये कहानी है आपकी, बहुत आसान है। चलें आगे, बिल्कुल सही। अगला है एनहाइड्राइड की नेमिंग, ध्यान से देखिएगा। एनहाइड्राइड में कैसे नेमिंग करेंगे, ध्यान से देखिए। एनहाइड्राइड ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है, मान लीजिए ये लिख दिया तो एनहाइड्राइड में आपका सीधा सीधा आईयूपीएसी नेम ही लिख देता हूं मैं। आईयूपीएसी नेम पता क्या है इसका,
एल्केनोइक और अगेन एल्केनोइक, 2 बार लिखना है, और एनहाइड्राइड। एल्केनोइक एल्केनोइक एनहाइड्राइड 2 बार लिखना है। चलिए आइए जरा, अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं तो ये 1 ये 2 ये 3, यहां से करता हूं तो ये 1 ये 2, और आप इन सब की बहुत ज्यादा टेंशन मत लो। ये जो अमाइड, अमीन, ठीक है, एनहाइड्राइड, आगे आएगा ईथर, साइक्लिक ईथर, तो ये बहुत लेस इंपॉर्टेंट है। हमारे पास समय है, क्लास 11th है, इसलिए हम थोड़े थोड़े एग्जाम्पल इसके कर ले रहे हैं। इसके आने के चांसेस ना के बराबर हैं, मतलब बहुत कम चांसेस है आने के, है ना। फिर भी अब अपने पास टाइम है तो अपन कर लेते हैं, है ना। अब मुझे बताओ 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, इथेनोइक, और 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, प्रोपेनोइक। तो यहां पर जो 2 बार अल्केनोइक लिखा है, एक बार लिखेंगे इथेनोइक, एक बार प्रोपेनोइक। कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो क्या लिखूंगा, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड, बस ये लास्ट में ही लगा देना, ओइक एनहाइड्राइड आ जाएगा। चलिए अगला सवाल, मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CH3। अब बोलोगे सर ये तो सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड आ गया, यहां तो अनसिमेट्रिकल दिख रहा था, यहां कम कार्बन थे, यहां ज्यादा कार्बन थे। यहां बोलोगे सर सिमेट्रिकल है। अगर सिमेट्रिकल है तो एक बार ही लिखना है। ये किसके लिए लिखना है, अनसिमेट्रिकल के लिए। और अगर सिमेट्रिकल है तो सिर्फ एक बार ही लिखना है, अल्केनोइक एनहाइड्राइड, एल्केनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। लेकिन सिमेट्रिकल में ओपन चेन वाला, अगर ओपन चेन सिमेट्रिकल है तो एल्केनोइक एनहाइड्राइड, और अगर सिमेट्रिकल में साइक्लिक है तो अल्केन डाइओइक एनहाइड्राइड, डाइओइक एनहाइड्राइड, ठीक है। साइक्लिक में डाइओइक एनहाइड्राइड लिखते हैं, ओपन चेन में सिर्फ एक बार ही लिखते हैं। आइए जरा बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा, एक बार ही लिखना अल्केनोइक, यानी कि इस तरफ भी 2 कार्बन, इस तरफ भी 2 कार्बन, इसको भी इथेनोइक, इसको भी इथेनोइक। तो बेटा ऐसा नहीं लिखेंगे इथेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड 2 बार नहीं, ना 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 ना, एक बार, इथेन इथेनोइक एनहाइड्राइड, बस ये हो गया काम खत्म। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा आ गया, साइक्लिक आ गया, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये सिमेट्रिकल साइक्लिक है, नंबरिंग करो 1 2 3 4। आप बोलोगे सर यहां से करेंगे हम, आप बोलोगे सर इसको 1 इसको 2 इसको 3 इसको 4, कोई सा भी कर लो, बात बराबर है। तो मैं लिखूंगा ब्यूटेन, ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड, ठीक है। यहां का ई ड्रॉप हो चुका था क्योंकि ओ आ रहा था, यहां पर डाई लग गया तो डी आ गया, तो ये ई ड्रॉप नहीं होगा, है ना, यहां ई रहेगा। तो ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड, कितना आसान है। तो देखो अनसिमेट्रिकल अगर है तो अल्केनोइक अल्केनोइक लिखना है, अगर सिमेट्रिकल है तो 2 चॉइस हो सकती है, सिमेट्रिकल में ओपन चेन और साइक्लिक। ओपन चेन में सिर्फ एक बार लिखते हैं, साइक्लिक में हम लिखते एक बार है, बस यहां डाई लगा देते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, पॉज करके नोट कर लो, पॉज, नोट, डन। चलिए अगला एक लास्ट है साइक्लिक ईथर का, ठीक है। साइक्लिक ईथर में 3 की रिंग वाला हमें देखना है इसमें, ठीक है। 3 की रिंग के साथ साइक्लिक ईथर अगर होगा, 4 वाला भी देख लेंगे अपन, 1 2 एग्जांपल कर लेंगे उसके भी, ठीक है। 3 की रिंग में अगर ये है तो मैं इसमें नंबरिंग करूंगा ये 1 और ये 2, और मैं लिखूंगा यहां पर प्रफिक्स 1 2 इपॉक्सी। देखो ऑक्सीजन किससे जुड़ा है, 1 से और 2 से, तो 1 2 इपॉक्सी, और 2 कार्बन है तो ईथेन। इसका मतलब यह है कि सर साइक्लिक ईथर में जो ये प्रफिक्स होता है, ये वाला, इसका नाम होता है इपॉक्सी। तो साइक्लिक ईथर में हमें प्रफिक्स इपॉक्सी लिखना है, बस इतना काम करना है। चलिए जरा अगला सवाल, बहुत आसान है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। चलो भाई इसका बताओ, ये 1 ये 2 ये 3, तो मैं लिखूंगा 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन, 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन। अगला देखो, अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं ऐसा, बताओ जरा, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, लॉन्गेस्ट चेन लेनी है क्योंकि ये प्रफिक्स है, लॉन्गेस्ट चेन लेनी है।
तो लिखोगे 2,3 इपॉक्सी ब्यूटेन। बेटा इनमें एग्जांपल से सीखते हैं अपन, है ना, लॉन्गेस्ट चेन लेनी क्योंकि ये इपॉक्सी प्रीफिक्स है। अगला देखो जरा, मान लो ऐसा लिखा है, यहां Br यहां Cl, अब बता दो तो क्या बोलोगे? Br को इसको 1 इसको 2 बोलोगे, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो और 1,2 इपॉक्सी और 2 कार्बन है तो इथेन। समझ गए बात को? ऐसे लिखना है। अगर मान लो 3 की जगह 4 की रिंग आ जाए, डरने की कोई बात नहीं है। ऐसा अगर आ जाए 4 की रिंग आ जाए तो क्या डरना, ये 1 ये 2 ये 3। अब यहां लिखोगे 1,3, क्यों? 1 से ऑक्सीजन जुड़ा है, 3 से जुड़ा है। 1,3 इपॉक्सी प्रोपेन, 3 कार्बन है ना। देखो अगर मान लो इसमें ऐसा कर दूं मैं, ऐसा कर दूं, बताओ जरा, ये 1 ये 2 ये 3 तो आ जाएगा 2 ब्रोमो 1,3 इपॉक्सी प्रोपेन। बात समझ में आई? ऐसे करना है तो कोई मुश्किल नहीं है। इपॉक्सी मतलब ऑक्सीजन जिन जिन कार्बन से जुड़ा उसका नंबर लिखना है, ठीक है। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए। डन। चलिए अब ध्यान देना जरा, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मुझे 3 की रिंग में ऑक्सीरेन लिखना है, ध्यान सुनना, ऑक्सीरेन कब लिखते हैं? यह आता है 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर में। 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर में आता है ये, इसके अलावा नहीं आता। सिर्फ 3 मेंबर्ड में आना, सिर्फ 3 मेंबर्ड, सिर्फ 3 मेंबर्ड। बस इसको देख लो 3 मेंबर्ड को कैसे लिखना है। यहां पर आपकी जिंदगी में पहली बार ताज्जुब होगा आपको, ऑक्सीजन की नंबरिंग होती है। जी हां, ताज्जुब होगा। इसको 1 देंगे, इसको 2 और इसको 3। इसको बोलते हैं ऑक्सीरेन। इसका नाम क्या? ऑक्सीरेन। मान लो मैंने ऐसा लिखा, अब बताओ, आप बोलोगे सर इसको तो इपॉक्सी लिखते थे। लिख लो, इपॉक्सी भी सही है, ऑक्सीरेन भी सही है, 3 की रिंग के लिए, है ना। आपको ऑक्सीरेन के फॉर्म में लिखना है तो इसको 1 इसको 2 दोगे, क्यों? ब्रांच लग रही है, ये 3 तो 2 पर क्या लगा है? ब्रांच। क्या लिखोगे? मिथाइल। तो 2 मिथाइल ऑक्सीरेन आ जाएगा आंसर। देखो अगर ऐसा लिखा था आपका तो ये आपने इपॉक्सी के फॉर्म में तो लिखा ही है। आज आप एक और सीख रहे हैं, 2,3 डाई मिथाइल ऑक्सीरेन। बात समझ में आई? देखिए अगर मान लो ऐसा लिखा है, यहां Br यहां Cl, तो ये 1 ये 2 ये 3, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ऑक्सीरेन, तो ये भी सही है और पीछे जो लिखा है वो भी सही है। अगर आपको ऑक्सीजन के फॉर्म में लिखना तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। नोट कर लीजिए, बहुत आसान है, कोई डिफरेंस कोई डिफिकल्ट नहीं है, है ना। बस ऑक्सीजन के फॉर्म में लिखना तो ऐसे लिख लो। डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ कॉमन नेम्स के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। जैसे IUPAC सीख लिया, थोड़े बहुत कॉमन नेम्स देख लो, है ना। काफी सारे कॉमन नेम की आपके पास शीट आ गई, उसको धीमे धीमे देखते रहना, वो आराम से आपको याद हो जाए, रटना नहीं है, देखते रहना बस, है ना। अगर मुझे कॉमन नेम्स लिखना है हाइड्रोकार्बन के, तो हाइड्रोकार्बन के कॉमन नेम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, कैसे लिखना है। तो जैसे तुम्हारा IUPAC में रूल होते थे वैसे यहां रूल है। आपको लिखना है प्रीफिक्स, उसके बाद लिखना है वर्ड रूट, ठीक है, और उसके बाद लिखना है सफिक्स। IUPAC के सफिक्स अलग थे, यहां के सफिक्स अलग होते हैं, अभी बताऊंगा क्या होते हैं। बेसिक रूल क्या है? प्रीफिक्स लिखना है, वर्ड रूट लिखना है और सफिक्स लिखना है। क्या लिखना है? प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे, कैसे आप लिखोगे उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे, रूल अप्लाई करेंगे, लेकिन ये रूल होता है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स ये लिखना होगा। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अल्केन के बारे में बात कर लेता हूं, अल्केन के बारे में, ठीक है। अगर मैं अल्केन के बारे में बात करूंगा तो CH4 जो है वो वैसे का वैसा ही रहता है, इसमें कोई ऐसे कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं होता, तो इसमें हम लिखेंगे मीथ और एन। आप बोलोगे सर ये IUPAC नेम है, बिल्कुल है, मीथेन का IUPAC नेम और कॉमन नेम सेम होता है। आइए जरा C2H6 पे आ जाओ, मैं इसको लिख सकता हूं CH3, ध्यान से देखना, और इसको बोलूंगा मैं ईथ, 2 कार्बन है और एन। यानी कि आप बोलोगे सर अगेन
आईयूपीएसी है ये, बिल्कुल। तो इथेन का भी आईयूपीएसी और कॉमन सेम होता है। जी हां। आगे चलते हैं प्रोपेन पे। प्रोपेन कैसे लिख सकता हूं? 3 कार्बन को ऐसे, आप बोलोगे इसका नाम प्रोप और सिंगल बॉन्ड सारे तो एन। आप बोलोगे सर अभी भी तो कॉमन नेम और आईयूपीएसी सेम है। जी हां, अभी तक मैं बोलूंगा सेम है, लेकिन जैसे ही तुम यहां जाओगे C4H10 पर आओगे तो यहां क्या कर सकते हो, 4 कार्बन की चेन हो सकती है C4H10 में, और एक ये हो सकता है कि 3 कार्बन की चेन हो जाए और बीच वाले कार्बन पे एक ब्रांच लग जाए। अब यहां से आपके नाम बदलेंगे। अब सुनना जरा, अब इसके लिए हम प्रफिक्स लिखेंगे एन। एन मतलब नॉर्मल। एन का मतलब क्या होता है? नॉर्मल, और नॉर्मल का मतलब होता है स्ट्रेट चेन। ठीक है, नॉर्मल को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट चेन। और 4 कार्बन है तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है सारे तो एन, यानी कि एन ब्यूटेन। ध्यान से सुनना, इसका आईयूपीएसी तुम्हारा होगा ब्यूटेन, लेकिन कॉमन नेम होगा एन ब्यूटेन, क्योंकि स्ट्रेट चेन में कॉमन नेम एन लिखते हैं। इधर आ जाओ, ध्यान सुनना। इधर अगर मैं बात करूं तो इसका नाम है आइसोब्यूटेन, यानी कि ये प्रफिक्स यूज करना है, ये वर्ड रूट यूज करना है, और ये सफिक्स। तो ये जो प्रफिक्स आइसो है ना, ये प्रफिक्स आइसो है, ये किसके लिए यूज करते हैं? एक ही कार्बन पर 2-2 मिथाइल ग्रुप हो। देखो ये होगा आपका, गौर से देख लो, ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, और ये CH हो गया, यहां पे एक H होगा। तो CH3, CH और CH3, ये CH वाले कार्बन पे 2 मिथाइल लगे हैं, CH वाले कार्बन पे 2 मिथाइल लगे, इसलिए इसका नाम आइसो है। ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं आइसो। इस वाले को उठा के वहां ले चलता हूं, C5H12। ध्यान से देखना, अभी जाने का नहीं कहीं। C5H12 यहां लिख लेता हूं। अच्छा, आप मुझे बताओ, अगर मुझे इसका आईयूपीएसी लिखना होता तो पता क्या था? 2 मिथाइल प्रोपेन। सोच लो, इसका आईयूपीएसी 2 मिथाइल प्रोपेन आता। कॉमन क्या है? आइसोब्यूटेन। आइसो कब लगाते हैं? जब ऐसा हो। ये पैटर्न पकड़ना है तुम्हें, ये इतना पैटर्न पकड़ लिया मतलब आइसो ग्रुप है। अगला देखो, ध्यान से देखते जाना। अभी C5H12 में क्या कर सकते हो? 5 कार्बन की चेन बना सकते हो, 4 कार्बन की चेन बना के एक ब्रांच लगा दो, और 3 कार्बन की चेन लगा के 2 ब्रांच लगा दो। देखना जरा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। स्ट्रेट चेन है तो लिखेंगे एन, 5 कार्बन है तो पेंट, और वर्ड रूट एन, एन पेंटेन इसका नाम है। ध्यान से देखो, गौर से देखो, ये तो पढ़ चुके हो मालिक, 1 2 3। क्या सर ये वाला पैटर्न ऐसा दिख रहा है? जी हां, तो मुझे लगाना है प्रफिक्स आइसो, और 1 2 3 4 5 टोटल कार्बन 5 है तो पेंट और एन। देखिए जरा, आइसो पेंटेन, टोटल कार्बन 5 है। ठीक है, आगे चलते हैं। सर इस वाले के बारे में क्या ख्याल है? देखो जरा, इस कार्बन पे 3-3 मिथाइल लगे हैं, तो इतने वाले हिस्से को मैं ऐसे लिख सकता हूं, CH3 CCH3 CH3। देखो ये वाला कार्बन, C वाला कार्बन ये हो गया, 3-3 मिथाइल ये हो गए, इसको बोलते हैं नियो ग्रुप। क्या नाम है इसका? नियो। जैसे इसका नाम आइसो है, इसका नाम क्या है? नियो है। तो बताओ इसका नाम क्या लिखेंगे? मैं इसका नाम लिखूंगा नियो, और टोटल कार्बन कितने? 4 यहां और 1 यहां, 5, यानी कि पेंट, और सफिक्स लगा देंगे एन। नियो पेंटेन इसका नाम है। अगर मुझे इसका आईयूपीएसी लिखना होता तो पेंटेन, इसका आईयूपीएसी 2 मिथाइल ब्यूटेन, और इसका आईयूपीएसी 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। आईयूपीएसी की बात कर रहा हूं, लेकिन कॉमन नेम लिखना तो ये नाम लिखते हैं। बात समझ में आई कैसे लिखना है? बस काम खत्म हो गया आपका, बस इतना काफी है। एक पॉइंट यहां पर, चलो पहले अल्कीन और अल्काइन के पढ़ लें, फिर उसके बाद आ जाएंगे। क्लियर है एकदम मामला? पॉज करके नोट कर लेना इसको, ठीक? चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं अल्कीन की बात करूं, ध्यान से सुनिएगा, अल्कीन की, तो ये आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्यों? C2H4 है ये। इसको लिखूंगा मैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसको लिखूंगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। एक ही लिख सकता हूं, ठीक है? या मैं एक काम करता हूं, इसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में बना देता हूं, अच्छा लगेगा, मतलब बॉन्ड लाइन। एक ये हो गया। इसका मैं एक ये लिख सकता हूं,
एक ये लिख सकता हूं और एक ये लिख सकता हूं। ये 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर है। अभी स्ट्रक्चर की टेंशन मत लो, 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। नाम देखना जरा, इसको बोलते हैं इथीन। आप बोलोगे सर सेम है, बिल्कुल कॉमन नेम आईयूपीएसी सेम हो सकते हैं ना, या इथाइलिन भी लिख सकते हो, ठीक है, इथीन या इथाइलिन। आप बोलोगे सर इथाइन, इथाइन नहीं है, इथाइल है, इथाइलिन है, इथाइनिन नहीं है, है ना, इथाइनलिन नहीं है, इथाइलिन है। इसको बोलोगे प्रोपीन, ठीक है, या फिर प्रोपाइलिन, प्रोपीन या प्रोपाइलिन, ठीक है। इसको क्या लिखोगे, ध्यान सुनना, इस पोजीशन को बोलते हैं अल्फा। तो अल्फा पर डबल लगा है, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा, ऐसे होता है। तो अल्फा पर डबल लगा है तो अल्फा ब्यूटीन या ब्यूटाइलिन। इसका देखो, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा, जो छोटा वाला पीछे की तरफ लगा, जैसे अल्फा बीटा में अल्फा लिया, बीटा गामा में बीटा लेना है, तो इसको बोलेंगे बीटा ब्यूटीन या ब्यूटाइलिन। थोड़ी बहुत इंफॉर्मेटिव है ये, तो ध्यान रखना, आपको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इसलिए आपको दिवाली से पहले करा रहे हैं, दिवाली की छुट्टियों में देख लेना, ये याद करके आना। इसको देखो जरा गौर से, सर ये वाला तो हमें वैसा दिख गया, ओहो बल्ले बल्ले हो गई। सर ये पैटर्न जो है ये तो ऐसा हो गया, इस जैसा पैटर्न हो गया, बिल्कुल। तो मैं यहां लिख सकता हूं इसका नाम आइसो, आइसो ब्यूटीन या ब्यूटाइलिन। समझे बात को, ऐसे लिख सकते हो आप, नोट कर लो, ठीक है। थोड़ा इंफॉर्मेटिव है तो ध्यान रखना है आपको किसको क्या लिखना है। अगला देखो अल्काइन का। अल्काइन में एक एसिटिलीन वाला पार्ट कॉमन रहता है, जैसे इसको मैं बोलता हूं एसिटिलीन, इतने हिस्से को, है ना। तो अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं C2H2, तो मैं इसको बोलूंगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका नाम है एसिटिलीन, एसिटाइलिन इसका नाम है। अगर मैं लिखता हूं C3H4, तो इसका एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है। देखो ध्यान से देखना, इतने हिस्से का नाम एसिटिलीन है, इस पर क्या लगा है, मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एसिटिलीन, मिथाइल एसिटिलीन। देखो बहुत आसान है, बहुत आसान। अगर मान लीजिए मैंने कर दिया यहां पर एक CH3 और बढ़ा दिया, तो C4H कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, देख लेते हैं। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, देखो 3 3 6, हाँ देखो इतना हिस्सा क्या हो गया, एसिटिलीन, एक और एक 2 मिथाइल, यानी कि डाई मिथाइल एसिटिलीन, डाई मिथाइल एसिटिलीन, एसिटिलीन नाम है इसका। अगर मान लो मैं इसमें एक काम ये कर दूं कि मैं लिख दूं CH3CH2, इसी का ही C4H6 का, ऐसे, तो ये एसिटिलीन हो गया और ये क्या हो गया आपका इथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल एसिटिलीन। तो बस आप ये ध्यान रखो कि C ट्रिपल बॉन्ड C को एसिटिलीन बोलते हैं, उसमें आप ग्रुप लगाते जाओ, उस हिसाब से नाम लिखते जाओ। क्लियर है, पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। अरे अंकल सही है कि नहीं। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, अब आप जरा ध्यान से देखिएगा। कॉमन नेम लिखने का तरीका हमने अल्केन अल्किन अल्काइन में देख लिया। वो कैसे देखा, कुछ कंपाउंड के कॉमन नेम हमें पता थे तो हमने लिख दिया। लेकिन अगर मुझे रेडिकल बेस्ड लिखना हो, सर ये रेडिकल बेस्ड क्या होता है, रेडिकल मतलब बॉन्ड छोड़कर कोई ग्रुप लगा दिया आपने। रेडिकल बेस्ड का मतलब क्या होता है, ऐसा रेडिकल का मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई अलग टाइप का हो गया, आपने जो पढ़ा है वही है। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव के नाम रेडिकल बेस्ड का मतलब क्या होता है, रेडिकल बेस्ड मतलब जैसे CH4 है, इसमें से तुमने एक H हटा दिया तो क्या लिखोगे CH3, तो इसको बोलूंगा मैं मिथाइल रेडिकल। तो रेडिकल एक्चुअल में ब्रांच की तरह माना जाता है, रेडिकल नाम रखा गया लेकिन वो एक्चुअल में ब्रांच है। जैसे मान लो मैंने ये लिखा CH3CH2, CH3CH3, ठीक है। मान लो मेरे पास इथेन है, इसमें से एक H निकालोगे तो क्या आएगा CH3CH2। तो ये जो बॉन्ड है ना, इसको छोड़ दो ऐसे, तो इसको रेडिकल बोलते हैं। अब यहां कोई ग्रुप लगा दो, ठीक है, यहां कोई ग्रुप लगा दो तो काम हो जाएगा आपका। जैसे मान लो मेरे पास लिखा CH3 CH2 CH3। अब बताओ जरा, मैं H कहां कहां से हटा सकता हूं। मान लो मैंने यहां से हटा दिया, यहां से हटाओ, यहां से हटाओ, बात बराबर है।
तो CH3CH2 बॉन्ड ऐसे छोड़ दूं, या मैं इसका एक भाई और बना सकता हूं, क्या, CH3 ऐसे छोड़ दूं। देखो ध्यान से देख लो, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मिथाइल। इसका नाम क्या, इथाइल, ये आप जानते हैं। इसका नाम एन प्रोपाइल, क्यों, स्ट्रेट चेन है। इसका नाम आइसोप्रोपाइल, देखो ना ये नाम, तो ऐसे नाम आप लिख सकते हो। और मान लीजिए यहां पर उन्होंने Cl लगा दिया, तो इसका नाम हो जाएगा कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। मान लो Br लगा दिया, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। मान लो OH लगा दिया, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। इस तरीके से इसके नाम होते हैं, है ना। और ये शायद आप पहली बार जीवन में देख रहे होंगे, अभी तक आपने याद किए होंगे। आपको ये याद नहीं करने, मैं आपको रूल से समझा रहा हूं ताकि आप इस टाइप के जितने भी सवाल आ पाए सब कर लें, है ना। तो ध्यान से देख लो आप जरा, मान लो मेरे पास होता ब्यूटेन, ध्यान से देखना ब्यूटेन, तो ब्यूटेन में मैं कैसे कैसे खेल सकता था, बताओ जरा। मैं इसमें यहां से H हटाऊं या यहां से हटाऊं, बात बराबर है। तो अगर मैंने मान लो राइट साइड वाले CH3 से H हटा दिया तो ऐसा दिखेगा, तो मैं बोलूंगा एन ब्यूटाइल बोलूंगा, स्ट्रेट चेन है। लेकिन अगर मैंने यहां से या यहां से, दो में से कहीं से भी हटा दो, बात बराबर है। अगर मैंने यहां से हटा दिया इधर से, तो ये आइसो नहीं है। आइसो तो तब होता जब दोनों तरफ CH3 होते, तो ये आइसो नहीं है, तो इसको नॉर्मल नाम देते हैं। बताओ इसकी डिग्री क्या है, डिग्री के हिसाब से नाम देते हैं। बताओ इसकी डिग्री क्या है, 2 डिग्री। क्यों, ये वाला और ये वाला कार्बन जुड़ा है, यानी कि इसको बोलते हैं सेकेंडरी। ठीक है, इसका नाम है सेकेंडरी, और शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं सेक ब्यूटाइल। देखो सेकेंडरी क्यों, क्योंकि डिग्री 2 है। ब्यूटाइल क्यों, क्योंकि 4 कार्बन है। बहुत आसान है। मान लीजिए मैं इसको ऐसा लिखता, देखिए ध्यान से देखना, CH3 CH2 चलो अगले पेज पे लिखेंगे, पहले इसको नोट कर लो आप। 5 कार्बन का और देख लेते हैं। तो ये रेडिकल बेस्ड का मतलब पता है क्या है, ब्रांच जो है उसका नाम क्या लिख रहे हो, उसको रेडिकल बेस्ड बोल रहे हैं। ठीक है, पॉज करके लिख लो, डन। देखें अब 5 कार्बन का देखना, जरा ध्यान से देखना, CH3 CH2 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 CH3, ध्यान से देखना जरा। अगर मान लो मैं यहां से H हटा दूं इस जगह से, तो एक चॉइस बन रही है तुम्हारी CH3 CH2 CH2 CH2। यहां से H हटा दिया तो ऐसा दिखेगा, देखो ऐसा दिखेगा। इसको बोलूंगा मैं एन पेंटाइल। क्या बोलूंगा, एन पेंटाइल। अगर मान लीजिए मैं यहां से H हटाता हूं तो CH3 CH2 CH2 CH ऐसा दिखेगा। इसको बोलूंगा मैं 2 डिग्री, देखो क्योंकि ये दोनों जुड़े हैं, तो बोलूंगा सेकेंडरी पेंटाइल। और अगर मैं यहां से इस वाले बीच वाले से भी तो हटा सकता हूं। आप बोलोगे सर ये दोनों CH2 सेम है ना, ये अलग CH2 ये अलग, ये सेकंड वाला CH2 है, ये थर्ड वाला है। ठीक है, ऐसा आएगा ये, ध्यान से देख लो जरा। और इसको भी तो 2 डिग्री बोलोगे, सेकेंडरी पेंटाइल हो जाएगा भैया नाम। देखो ये भी तो 2 डिग्री है। अब फंस गए यहां, साइंटिस्ट लोग फंसे, वैज्ञानिक लोग यहां फंस गए, क्या कि सर ये भी 2 डिग्री है, हां ये भी 2 डिग्री है, सर ये दोनों ही 2 डिग्री है, अब क्या करें। तो उन्होंने इस वाले का नाम रख दिया एक्टिव सेकेंडरी। एक्टिव सेकेंडरी। आगे मैं आपको जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बताऊंगा तो ऐसा बोलूंगा ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो वहीं से नाम आया। अभी बस ध्यान रखना, इसको बोल दिया एक्टिव सेकेंडरी और इसको नॉर्मल सेकेंडरी, ताकि दोनों में डिस्टिंग्विश हो जाए। ठीक है, तो ये कहानी है रेडिकल बेस्ड की। ठीक है, नोट कर लो, फिर अपन आगे चलते हैं। लिख लो इसको, क्लियर है एकदम, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान से देखना जरा, मैं एक चीज और लिखवा रहा हूं आपको, एक चीज और लिखवा रहा हूं आपको। मान लीजिए ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है इस तरीके से। ठीक है, यह काम करते हैं, मैं ऐसे लिख देता हूं ताकि आप आराम से समझ जाओ। मैं सपोज ऐसा लिखा हुआ मेरे पास 4 कार्बन में। ठीक है, मैं यहां से H हटा के लिखूंगा तो मेरे को दिखेगा ऐसा CH3 CH CH3 CH2, ये दिखेगा। ठीक,
तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इतना हिस्सा आइसो है और ये ब्यूटाइल, तो मैं बोलूंगा आइसोब्यूटाइल। क्या बोलूंगा, आइसोब्यूटाइल। और यहां कोई मैं बॉन्ड हटा के ग्रुप लगा रहा हूंगा। लेकिन अगर मैं इसमें यहां से एच हटा दूं, बीच वाले से, अगर मैं बीच वाले से एच हटा दूं, तो अब ये इसकी डिग्री 3 डिग्री हो गई, तो अब ये हो जाएगा टर्सरी यानी कि टर्ड ब्यूटाइल। ठीक है, टर्ड ब्यूटाइल इसका नाम है। जनरल इंफॉर्मेशन है इसलिए फटाफट कवर करा रहा हूं। ये 3 डिग्री तो टर्ड ब्यूटाइल हो जाएगा। लेकिन अगर ध्यान से सुनना, लेकिन अगर ऐसा हुआ, अगर आपका ऐसा हुआ, यहां CH3 हुआ और इनमें से कहीं भी एक जगह से मैं हटा दूं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, ये नियो ग्रुप है, देखो नियो और 5 कार्बन यानी कि नियोपेंटाइल। जी हां सर, नियोपेंटाइल इसका नाम आ जाएगा। ध्यान से देख लो कहां से बॉन्ड हट रहा है वो देखो। अभी मैं आपसे पूछूंगा सवाल कि बताओ इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, तो पहले कुछ बेसिक रूल पता होने चाहिए। इसको आइसोब्यूटाइल लिखते हैं, इसको टर्सरी ब्यूटाइल लिखते हैं, इसको नियोपेंटाइल लिखते हैं, तभी तो आप आंसर कर पाओगे, है ना। पॉज करके नोट कर लो। ठीक, अब आपको लिखना क्या है, वो ये नाम है। अगर आपने रेडिकल बना लिया, रेडिकल मतलब ब्रांच बना ली, बॉन्ड छोड़ दिया, तो उस बॉन्ड में क्या क्या लगा सकते हो। अगर बॉन्ड में तुमने फंक्शनल ग्रुप लगाए, फंक्शनल ग्रुप बेस्ड है ना, मान लो वो उस बॉन्ड पर तुमने ये लगाया, तो इसको एक एसिड बोलते हैं। आप बोलोगे सर इसको तो ऑइक एसिड बोलते थे। बेटा ऑइक बोलते थे IUPAC में, यहां ऑइक एसिड नहीं, यहां एक एसिड आएगा। इसको क्या लिखेंगे, COR को अल्काइल ओएट। इसको क्या लिखेंगे, एक एनहाइड्राइड, ऑइक एनहाइड्राइड नहीं, एक एनहाइड्राइड। COCl को लिखेंगे वायल क्लोराइड, ऑयल नहीं वायल, इल। CONH2 को लिखेंगे अमाइड, इसको तो वही लिखते थे सेम लिखेंगे। CHO लिखेंगे एल्डिहाइड, CN लिखेंगे ओ नाइट्राइल और NC लिखेंगे ओ आइसोनाइट्राइल। ये नाम आपको पता होने चाहिए। और लगा देता हूं मैं यहां पर, OH को लिखोगे एल्कोहल, ठीक है, और NH2 को लिखोगे अमीन, SH को लिखोगे थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल, ठीक है, थायो एल्कोहल। X को लिखोगे हैलाइड, मतलब ब्रोमाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, आयोडाइड, ये सब हैलाइड लिखोगे। पॉज करके नोट कर लो, फिर हम ये फंक्शनल ग्रुप लगा के आपसे पूछेंगे बताओ क्या नाम है। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, डन। चलिए अब फोकस करना जरा, कैमरामैन इधर फोकस करना। राइट कॉमन नेम, राइट कॉमन नेम्स। ठीक है, मैं आपको सवाल दे रहा हूं, चलिए इसका नाम लिखिए, क्या आएगा, ध्यान से करना है। इसका नाम देखिए, तीसरा, इसका नाम लिखिए, कॉमन नेम लिखना है। चौथा, इसका नाम लिखिए। पांचवा, छह। चलिए क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना। अभी मैंने आपको बताया था, अगर मैं ये देखूं CH3 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 और एक कार्बन, इतना हिस्सा क्या है ये, देखो जरा, इतना हिस्सा पता है क्या होता है, इतना हिस्सा होता है टर्सरी ब्यूटाइल। देखो इतना है टर्ड ब्यूटाइल, तो टर्ड ब्यूटाइल और OH लगा दिया तुमने उस रेडिकल पे, यानी कि अल्कोहल। देखो ये आ जाएगा। इधर देखना जरा, 1 2 3 4 कार्बन है। सर ध्यान से देखो ये क्या आ गया, अब कंफ्यूज नहीं होंगे। 3 कार्बन होंगे तो टर्ड ब्यूटाइल, यहां सॉरी 4 कार्बन होंगे तो टर्ड ब्यूटाइल, यहां भी 4 कार्बन है, इसको आप टर्ड ब्यूटाइल नहीं बोलोगे। पूछो क्यों, खैर रिकॉर्डेड में नहीं पूछ पाओगे, मैं खुद ही बता देता हूं। सर इसको टर्ड ब्यूटाइल नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि इसके आगे कार्बन लगा है। मेरी बात को कान खोल के सुनना, इसके आगे कार्बन लगा है तो ये टर्ड नहीं, ये नियो कहलाएगा, नियोपेंटाइल कहलाएगा ये। ठीक है, नियोपेंटाइल।
ठीक है, नियोपेंटाइल, ध्यान से देख लो, ये नियोपेंटाइल कहलाएगा, नियोपेंटाइल। तो नियोपेंटाइलिक एसिड, एक एसिड लगाना है, ध्यान सुन लो, गौर से देख लो, गौर से, तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है सर इस वाले को आपने टर्ड ब्यूटाइल, इसको नियोपेंटाइल क्यों बोला? देखो इस वाले के आगे कार्बन नहीं था, ऑक्सीजन था, ध्यान सुनना, इसके आगे अगर कार्बन नहीं है तो टर्ड ब्यूटाइल, और अगर कार्बन है तो नियोपेंटाइल, बस ये ध्यान देखना है तुम्हें, ये इसलिए मैंने आपको ये दोनों सवाल दिए थे। यहां आ जाओ, ये क्या है ध्यान से देखो, ये क्या है ध्यान से देखो, ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल, देखो यहां एक मिथाइल लगा और इधर इथाइल लगा है, तो ये क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल और क्लोराइड, देख लो आप जरा, तो यहां पर मैंने Cl लगाया है, यहां देखो जरा, इसको बोलोगे अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा, ये तो पीछे पड़ा है, बीटा ब्यूटीन या फिर ब्यूटाइलिन, ब्यूटीन या फिर ब्यूटाइलिन, ठीक। चलो इसका बताओ जरा, इसका बताओ, इसका बताओ, इसको क्या लिखोगे, गौर से देखो इसको, ये सेकेंडरी है और पेंटाइल में कौन सा है, एक्टिव है, देखो एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल, पेंटाइल अमीन, एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल अमीन इसका नाम है। बहुत आसान है भाई, बस जो मैंने सिखाया है उसको ध्यान रखना। इसको क्या बोलोगे, ये भी सेकेंडरी अमीन है लेकिन एक्टिव नहीं है, सेकेंडरी पेंटाइल अमीन नहीं, सेकेंडरी पेंटाइल आयोडाइड है ये, है ना, देखो सेकेंडरी पेंटाइल, क्यों सेकेंडरी है, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, एक्टिव नहीं है, एक्टिव वाला तो ये होता है, एक्टिव नहीं है, और आई के लिए क्या लगाओगे, आयोडाइड लगाओगे सफिक्स में, बात समझ गए। तो इस तरीके से नाम धीमे धीमे आते रहेंगे, आपको कॉमन नेम की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, मतलब अगर मैं आज के लेक्चर की बात बताऊं, सिर्फ होमोलॉग्स को अच्छे से पढ़ लेना, इसके अलावा ये सारी चीजें धीमे धीमे ऑर्गेनिक चलती जाती है और आप सीखते जाते हो, इसको बैठ के रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक बार हमें देखना था। कई टीचर या कई लोग तो पढ़ाते भी नहीं है कॉमन नेम, कि चलो ये शीट है इससे कर लेना, तो मैंने आपको शीट तो दे ही दी कि चलो उससे तो कर ही लोगे, साथ साथ एक डेडिकेटेड लेक्चर इस पर लगाया है आपके लिए कि चलो अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत इसमें समझ में आ सकता है तो वो मैंने बता दिया, क्योंकि बहुत सारे नाम होते हैं, कितने रटोगे, तो याद नहीं करने, जितने याद करने वो मैंने दे दिया। आप बोलोगे सर 100 से ज्यादा है, तो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी नहीं है, बहुत बड़ी है, 12th में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है ज्यादातर, है ना, तो इतना तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, और ये बैठ के नहीं रटना, फिर कह रहा हूं आज के लेक्चर में सिर्फ होमोलॉग्स को अच्छे से कर लेना, उसकी जरूरत पड़ेगी हमें आइसोमरिज्म वाले चैप्टर में, और इन सब की भी धीमे धीमे जरूरत पड़ती है, ये धीमे धीमे सीख जाते हो आप, है ना, इतना कोई लोड नहीं है इसका, क्लियर है एकदम। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कुछ बेंजीन वाले कॉमन नेम है, ठीक है, कॉमन नेम ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, ठीक है, जैसे अगर बेंजीन का मैं H हटा दूं, सुनो सुनो इधर देखो, बेंजीन का H हटा दूं, बेंजीन का H हटा दूं तो मुझे ऐसा दिखेगा, अगर मैंने H हटा दिया तो इसको बोलते हैं फिनाइल, ये आप जानते हो, फिनाइल, बस ये आप जानते हो। आप बोलोगे सर IUPAC में भी लिखते थे, हाँ यहां भी भाई IUPAC कॉमन कई बार सेम भी हो सकता है, लेकिन अगर मैंने यहां लगा दिया CH3, ध्यान से देखना, और अगर मैं इसमें से एक H हटा दूं तो इसका नाम हो जाता है बेंजाइल। मान लो आपसे पूछा किसी ने बेंजाइल अल्कोहल, तो बस यहां OH लगा देना, बेंजाइल क्लोराइड यहां Cl लगा देना, बेंजाइल ब्रोमाइड यहां Br लगा देना, समझ गए, ये करना है। लेकिन सर अगर मैं 2H हटा दूं तो 2H हटाओगे तो बेंजाल, तो अगर आपसे बोला बेंजाल क्लोराइड तो यहां 2 Cl लगा देना, नाम में भले ही डाइक्लोराइड नहीं लिखेंगे, बेंजाल बोल दिया यानी कि 2 बार Cl आएगा, बेंजाल ब्रोमाइड यानी कि 2 Br लगेंगे। हाँ अगला देखो, अगर मैंने यहां से तीनों हटा दिए तो इसका नाम है बेंजो। आपसे बोला बेंजो क्लोराइड तो 3 Cl आएंगे, ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे, वो बोल देंगे बेंजो। बेंजो का मतलब 3 जगह खाली है, यानी कि क्लोराइड यानी कि तीनों जगह क्लोराइड, ठीक है, ऐसा होता है। क्लियर है मामला एकदम, इस तरीके से हम लिखते हैं, डन। तो ये कुछ कॉमन नेम है जो बेंजीन के हैं, यहां पर मैं कुछ लिख देता हूं, कॉमन नेम ऑफ अल्कीन, कॉमन नेम ऑफ अल्कीन के कुछ कॉमन नेम, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH,
इसका नाम है विनाइल। आप बोलोगे सर आपने तो इसको आईयूपीएसी में लिखा था। जी हां, कॉमन नेम में भी यूज कर सकते हो। मान लो आपसे बोला विनाइल क्लोराइड, तो आगे Cl लगा देना। विनाइल ब्रोमाइड, आगे Br लगा देना। विनाइल एल्कोहल, आगे OH लगा देना। विनाइल अमीन, आगे NH2 लगा देना। और इसका नाम होता है अलाइल, इसको बोलते हैं अलाइल। अलाइल एल्कोहल, OH लगा दो। अलाइल ब्रोमाइड, Br लगा दो आगे, ये जो बॉन्ड छोड़ा है मैंने। और इसका नाम होता है प्रोपरगाइल। एक अल्काइन का भी लिख देता हूं, अल्कीन एंड अल्काइन कर देता हूं यहां, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोपरगाइल, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन नेम अल्कीन और अल्काइन के भी मैंने लिख दिए। बात समझ में आई? पॉज करके इसको नोट कर लेना। तो आज के लेक्चर में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव चीजें हैं जो आपको बस पता होना चाहिए। चलिए, अब कई बार क्या होता है, आपको कार्बन के नंबर से डिसाइड करना होगा कि नाम कैसे लिखें। जैसे एक कार्बन तो फॉर्म, 2 कार्बन पर एसिड, 3 कार्बन पर प्रोपियोन, 4 कार्बन पर ब्यूटायर। ब्यूटायर में भी एन वाला ब्यूटायर या आइसो वाला, क्योंकि यहां एन आइसो का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। भाई 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में लगा दो और एक ब्रांच लगा दो तो आपका एन आइसो बन सकता है। 5 कार्बन वाले को लिखते हैं वेलर। वेलर में एन आइसो नियो तीनों आ सकते हैं। अगर सी डबल बॉन्ड सी लिखा है अक्राइल लिखेंगे, ऐसा लिखा है तो क्रोटॉन लिखेंगे, CH3CO लिखा है तो पायरुव लिखेंगे। जैसे कैसे अप्लाई करना है इसको वो देखना। मान लीजिए मेरे पास ये लिखा है, अब आप गौर से देखो कितने कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या लिखोगे, फॉर्म। और COH क्या होता है, एक एसिड, कॉमन नेम में, तो फॉर्म एक एसिड, तो इसका इसलिए इसका नाम फॉर्मिक एसिड पड़ा। आप लोगों ने अभी तक इसका नाम याद किया था? ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ, कभी जीवन में इसका नाम सुना था फॉर्मिक एसिड का? तो याद किया था फॉर्मिक एसिड होता है। एक्चुअल में फॉर्मिक एसिड कहां से आता है, फॉर्म और प्लस एक एसिड। फॉर्म प्लस एक एसिड, फॉर्म एक कार्बन के लिए लिखते हैं और एक एसिड इसके कॉमन नेम के लिए लिखते हैं। चलिए अगला बताना, ये भी आपने याद किया था किसी जमाने में, एसिटिक एसिड होता है ये। तो बेटा एसिड कहां से आया, ये देखो 2 कार्बन है तो एसिड और आईसी एसिड, देखो तो इसलिए पूरा नाम एसिटिक एसिड था इसका। बात समझ में आई? इसलिए पूरा नाम एसिटिक एसिड था। समझे बात को? मान लो मेरे पास ऐसा लिखा सी डबल बॉन्ड हो, बताओ क्या नाम हो जाएगा इसका। एक कार्बन के लिए फॉर्म लिखते हैं, फॉर्म, और ये है अमाइड तो फॉर्म अमाइड यानी कि फॉर्मामाइड, ऐसा होता है। बात समझ में आई? मान लो ऐसे लिखा CH3 सी डबल बॉन्ड हो COH, तो इतने हिस्से को क्या बोलते हो, पायरुव। इतने हिस्से को पायरुव, ये हो गया पायरुव, तो क्या आ जाएगा, पायरुविक एसिड। पायरुव एक एसिड COH के लिए। देखो अगर मान लो मेरे पास लिखा है ऐसा CH2 डबल बॉन्ड CHCHO, देखो तो इतने हिस्से को क्या लिखते हो, अक्राइल। देखो अक्राइल इतना हिस्सा, C डबल C सिंगल C, तो ये हो जाएगा अक्रेल्डिहाइड। बात समझ में आई? तो मैं फिर बता रहा हूं इंफॉर्मेटिव है, ऐसा नहीं कि सर इतने सारे स्ट्रक्चर, बस देखते जाओ। थोड़े मजे लेने वाले भी लेक्चर होते हैं तो इसको बस मजे लेना है, ये सब धीमे धीमे सब याद हो जाते हैं आपको। मान लो मेरे पास लिखा है ऐसा, चलो ऐसा लिखा है, तो क्या नाम लिखोगे इसका, क्रोटोन एल्डिहाइड। क्रोटोन एल्डिहाइड, तो क्रोटोन एल्डिहाइड। देखो सर क्रोटोन कहां से आया, ये देखो क्रोटोन, C सिंगल C डबल C सिंगल C, क्रोटोन एल्डिहाइड। क्लियर है एकदम मामला? तो इस तरीके से इनको यूज किया करते हैं अपन। बाकी आपको मैं सवाल 1-2 करवाता हूं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 1-2 सवाल आ जाएं तो। चलिए अच्छा ये तो मैंने करा ही दिया। सिलेक्ट द कॉमन नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, यह भी करवाया। पायरुविक एसिड होता है ये, इसको बोलते हैं पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड इसका नाम है। लैक्टिक एसिड वगैरह ये आगे आते हैं ना, आगे जब पढ़ोगे तब आ जाएगा लैक्टिक एसिड। कार्बोनिक जानते हो, H2CO3। हाँ क्रोटोनिक एसिड अभी पढ़ लिया हमने, ये लिख सकते हैं। क्रोटोनिक एसिड होगा CH3 सिंगल CH डबल बॉन्ड CH सिंगल C और यहां लगा देंगे COH, तो ये हो गया क्रोटोनिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड अभी बता देता हूं या ना बताऊं, चलो छोड़ो अभी नहीं बता रहा, बाद में ऑप्टिकल आइसोमर जब में आएगा तब कर लेना, अभी ज्यादा लोड हो जाएगा। समझ गए? तो ऐसे आपको करना है ये काम।
अब मैं एक ऐसे ही रैंडम स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, रैंडम स्ट्रक्चर, आप मुझे उसका नाम बताएंगे, ठीक है। रैंडम स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, आप मुझे उसका नाम बताएंगे, ठीक है। ऐसा लिखा है और 1 2 3 4 5 कार्बन। बताओ जरा क्या लिखोगे इसको? सर स्ट्रेट चेन है तो एन पेंटेनोइक एसिड, सही बात है, एन पेंटेनोइक एसिड, ठीक। अब अगर मैं ये वाला CH3 उठाकर यहां लगा दूं, अब इसका नाम बता दो, बोलो अब इसका नाम बता दो। ये आइसो हो गया, आइसो हो गया, और 1 2 3 4 कार्बन और एक 5 कार्बन, तो ये हो जाएगा आइसो पेंटेनोइक एसिड। आप कोई भी रैंडम स्ट्रक्चर का लिख सकते हो। मान लो मेरे पास लिखा है ये, बताओ क्या नाम होगा? इस कार्बन को देखो, 3 कार्बन जुड़े हैं, देखो 3 कार्बन जुड़े हैं, तो अगर इसको मैं लिखूं तो इसको लिखूंगा टर्ड ब्यूटाइल। आप बोलोगे सर टर्ड ब्यूटाइल क्यों लिख रहे हो, ये तो नियो है। बेटा नियो तो तब होता जब इस कार्बन से भी कार्बन जुड़ा होता, इतना हिस्सा टर्ड लिखेंगे जब ये कार्बन कंटेनिंग ना हो, तो ये जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। इस तरीके से आपको नाम लिखने, तो इतना मेरे ख्याल से काफी था। पॉज करके इसको नोट कर लेना। जाते जाते हम आपको बोलना चाहते, थैंक यू सो मच, आप यहां पर आए और आपने हमसे क्या पढ़ा, IUPAC का लास्ट लेक्चर। बाकी कुछ चीजें और हैं, है ना, मतलब कुछ चीजें का मतलब कुछ कॉमन नेम्स और दिखेंगे, वो धीमे धीमे चैप्टर्स में आ जाएंगे आपके, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, कॉमन नेम की बहुत टेंशन नहीं लेनी कि नहीं यार ये वाला टॉपिक तो हमको बहुत अच्छा आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको आज के लेक्चर में होमोलॉग्स बहुत अच्छे से आना चाहिए, कैसे चेक करते हैं हम होमोलॉग्स, आइसोमरिज्म में इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और बाकी जब आइसोमरिज्म चैप्टर हम पढ़ेंगे, मैं बीच बीच में नाम, स्ट्रक्चर की जगह तो मैं नाम दे दिया करूंगा। मान लो तुमसे पूछा गया है कि मैंने ऐसा लिख दिया, चलो लो ये रुक जा, मैंने ऐसा लिख दिया, बताओ इसके टोटल आइसोमर कितने, तो मैं इसकी जगह नाम बोल दूंगा आइसोब्यूटेन के टोटल आइसोमर बताओ। एग्जामिनर भी तो ऐसे ही करता है, एग्जामिनर भी तो ये बोलता है आइसोब्यूटेन के बताओ, एन पेंटेन के बताओ, एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल के टोटल आइसोमर बताओ। इस तरीके से सवाल होते हैं, तो वो तो धीमे धीमे नाम में यूज कर लूंगा, तो आपको वैसे भी कॉमन नेम अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, जो मैंने आपको कॉमन नेम की शीट दी है उसको अच्छे से एक बार देख लेना। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, दीपावली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों को। और एक इंपॉर्टेंट बात, आज आपका शॉर्ट नोट्स जो है अपलोड हो जाएगा, माइंड मैप भी अपलोड करवा देंगे, शॉर्ट नोट्स अभी ले लो आप, मतलब हैंड रिटन नोट्स, वो आपका आज अपलोड हो जाएगा, उससे आप रिवीजन कर लेना, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सही है ना। और दिवाली में आपको कुछ नहीं करना है, IUPAC का रिवीजन करना है बस। IUPAC आपकी अगर स्ट्रांग हो गई तो आप ये समझ लो कि 11th के हमारे जो टोटल 4 चैप्टर हैं वो आपके स्ट्रांग हो गए। 4 चैप्टर मतलब मैं 4 ऐसे मानता हूँ, IUPAC, आइसोमेरिज्म, GOC और हाइड्रोकार्बन, है ना। तो उनमें से एक चैप्टर पर आपकी इतनी अच्छी पकड़ बन गई कि यही बेस है, इसी से ही आपके बाकी के सारा का सारा साम्राज्य खड़ा होगा ऑर्गेनिक का, है ना। तो फिर मैं कह रहा हूं ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको अगर डर लग रहा है कि सर ये नाम कैसे लिख रहे हैं, ये नाम कैसे लिख रहे हैं, टेंशन नहीं लेना। इस लेक्चर को, दिवाली है, 2-3 बार और देख लेना, दिवाली है ना, 2-3 बार और देख लेना इस लेक्चर को, क्या जा रहा है आपका, ठीक है। दिवाली के पटाखे फोड़ते फोड़ते ही आप कान में लगा लेना, ठीक है। वैसे तो पटाखे बैन है, लेकिन आप लोग मानोगे नहीं जिस तरीके से चल रहे हो मेरे ख्याल से, है ना। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। एकदम स्वस्थ रहना है अपने को, और दीपावली अच्छे से मनानी है, और ये समय भी खराब नहीं करना है, जितना समय आपको मिले उसमें पढ़ना ही है ना। IUPAC आपको अच्छे से रिवाइज करके आनी है। आइसोमेरिज्म चैप्टर में मैं आपको फिर से कॉमन नेम्स वगैरह इन सब का यूज करते करते ही आगे बढ़ूंगा, तो धीमे धीमे आपका ये टॉपिक भी स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट लेक्चर में दीपावली के बाद, तब तक के लिए ओके बाय।